डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा भारतीय रुपया। पहली बार $1 का भाव 82 रुपए के पार निकला। आज इंट्राडे में 82 रुपए 42 पैसे के निचले स्तरों को छुआ। और रुपए की गिरावट ने बढ़ाई बाजार की चिंता। निफ्टी बैंक 39,000 के करीब, निफ्टी में भी करीब आज 45 अंकों तक की गिरावट। मिड कैप शेयरों की गिरावट ज्यादा, 150 पॉइंट नीचे इंडेक्स। हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा की वॉरेन बफेट को सलाह, भारतीय बाजारों में निवेश न करना है गलती। सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में बोले, भारत सालों से दे रहा है शानदार रिटर्न्स, बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश की राय। दूसरी तिमाही में अच्छे अपडेट से चमका टाइटन का शेयर, 5% उछला, वायदे का टॉप गेनर बना। 18% बढ़त की उम्मीद है सेकंड क्वार्टर की सेल्स में। गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ। अच्छे अपडेट के बाद आज कल्याण ज्वेलर का स्टॉक भी 4% ऊपर। और हीरो मोटर कॉर्प ने लॉन्च किया अपना पहला ई स्कूटर विडा। एक चार्ज में कराएगी करीब 150 किलोमीटर का सफर। इस साल के अंत तक मिल सकती है ई स्कूटर की डिलीवरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवास पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता, मेरे साथ है अनुज और साथ ही साथ वीरेन। और भारतीय बाजारों में आज फ्राइडे का सत्र तेजी वाला नहीं बल्कि मुनाफा वसूली वाला साबित हो रहा है। और दरअसल ये बिकवाली चौतरफा आप कह सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा सा टेंशन, लेकिन ज्यादा भार जो आया है वो कमजोर रुपए का आया है। इसीलिए निफ्टी, जहां पर उम्मीद थी कि शायद ये टिक सकता है 17,300 के ऊपर या उसके आसपास, ज्यादा समय नहीं बिताया हमने 17,300 के ऊपर। 17,334 का हाई छुआ सुबह में, उसके बाद इनफैक्ट डे लो 17,216 तक आए। वहां पर संभल कर अब आप देखेंगे उस रेंज के ठीक बीचों बीच 17,290 के आसपास निफ्टी की चाल थोड़ी सी नरम है। रिकवरी आई है मामूली सी निचले लेवल से, लेकिन अभी भी दबाव कायम है। निफ्टी बैंक की तस्वीर, इंट्राडे में इनफैक्ट 400 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली थी। वहां से थोड़ी सी चाल इसकी भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक की हालत पतली। 300 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स जो कल का स्टार परफॉर्मर था, आज 180-200 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, एफएमसीजी स्टॉक्स, जहां पर दरअसल लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा बनाया था, वहीं से पैसा आज रिवर्स हुआ है या फिर मुनाफा वसूली हुई है। तो ये है मार्केट की तस्वीर। आज शाम का सत्र अमेरिका वाला ज्यादा क्रूशल रहेगा, क्योंकि वहां से डिसाइड होगा कि फेडरल रिजर्व का एक्शन अगली बैठक में क्या उभर कर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा का इंतजार है। इससे पहले इंडिया विक्स आपके सामने करीब 19 के आसपास ट्रेड करता हुआ। डाउ फ्यूचर संकेत दे रहे हैं कि कुछ नरम शुरुआत होती हुई दिखाई देगी अमेरिकी बाजारों की। तो इस समय का ट्रेड और खासतौर से आज के इस पूरे एक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए, उसी पर पहले करेंगे बातचीत। अनुज, वीरू आफ्टरनून। अनुज, स्थिति तो थोड़ी सी डगमगा सुबह में ही गई थी। जब हमने देखा थोड़ा सा वीकर नोट पर शुरुआत हुई और रुपये की चाल जैसे जैसे कमजोर होती हुई दिखाई दे रही, उसने पूरे माहौल को भी बिगाड़ा। क्लोजिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हज तक क्लोजिंग एक्चुअली लास्ट के 15 मिनटों ने थोड़ा सा मामला चेंज कर दिया वापस। जो हल्का पुल बैक आया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इस बैड न्यूज़ को पचाने के लिए तैयार है। तो देखिए, मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ कि हमारा जो भी व्यू हो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट का क्या व्यू है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि आज जो है मार्केट में एक एल्गो ट्रेड जो है उसकी एक वापसी हुई है। वो एल्गो ट्रेड क्या है कि करेंसी से रिलेटेड। बीच में मैं देखा था डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर जा। अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। आज डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी भी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर लास्ट वीक था। लास्ट वीक आपको याद होगा डॉलर इंडेक्स करीब करीब 115 तक पहुंच गया था। जी हाँ। अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ा है कल के मुकाबले, लेकिन 112 तक ही गया है। लेकिन इंडियन रुपी जो है उसने काफ़ी एकदम से शार्प नॉक मारा है। तो अभी तक जो इंडियन करेंसी आउट परफॉर्म कर रही थी वो जो है इस वीक थोड़ा सा डगमगाई है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का ट्रिगर ये है कि 112 के डॉलर इंडेक्स में भी हम ऑल टाइम लो पे चले गए हैं डॉलर रुपये पर। इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि जो हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ थी उस पर शायद कहीं ना कहीं एक विराम लगा है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंसी मार्केट जो है वो एक लीड इंडिकेटर होता है, मनी मार्केट जो होती है वो एक लीड इंडिकेटर होता है, बाद में इक्विटी मार्केट्स उसको फॉलो करती हैं। और आई थिंक उसका कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी मार्केट लीडिंग इंडेक्स है, लेकिन आज उसने अंडर परफॉर्म किया है। और ये अगेन वही एल्गो ट्रेड है और उसमें क्रूड का बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे ख्याल से जो इंडियन मार्केट है वो इस समय अब डर रही है, ये जो क्रूड
94 95 तक चला गया है। 2 दिन से मैं एक बात कह रहा हूँ कि 96 के ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट है क्रूड में, और अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो इस मार्केट का जो टेक्सचर है वो बाय ऑन डिप से शायद सेल ऑन रैली बन जाए। जो हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है उसका नंबर 1 रीजन है क्रूड। 120 से जो 85 तक आया है, काफी हल्का हुआ है, तो उससे हमारे इंपोर्ट बिल में काफी चीजों में फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कट की बात हो रही थी, तो ये उससे इन्फ्लेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जो है ना मेरे लिए एक, मैं मैक्रो इंडिकेटर्स को काफी महत्व देता हूं, तो ये एक बड़ा मैक्रो इंडिकेटर निकल कर आ रहा है, तो इसके लिए इस पर ध्यान रखें। लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेता हूं मैं, क्योंकि वही मार्केट लीडिंग इंडेक्स है और उसमें डिक्लाइन है 38,500, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहीं कहीं आसपास है और ऑप्शंस बेस भी है यहाँ पर। निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए बार बार निफ्टी 17,200 पर आ रहा है और 17,200 से घूम जा रहा है, 17,200, 17,220, 230 के करीब। तो 17,200 जो है वो लाइन इन सैंड है, उसका इसके ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में हो सकता है एक आध बार ब्रेक भी कर दे, लेकिन 17,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग हो रही है तब तक मामला ठीक ठाक है। उसके नीचे थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अपसाइड पे 17,500 एक मैसिव रेजिस्टेंस है, वो बहुत क्लियर है कि 17,500 एकदम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक लास्ट चीज, मार्केट ब्रेड्थ पर नजर रखें, काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अक्टूबर का जो मार्केट ब्रेड्थ है, ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ है एडवांस टू डिक्लाइन, वो इस साल का बेस्ट रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी तक सिर्फ 4 ही दिन हुए अक्टूबर में, लेकिन ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो यहाँ पर अगर ये ठीक ठाक रहा और अगर निफ्टी ने 17,200 बचा लिया, तो जैसे कहते हैं ना डॉज अ बुलेट, मार्केट ने एक बुलेट डॉज कर ली होगी। लेकिन अगर 17,200 के नीचे खिसकने लगेंगे आप और ये डॉलर रुपये यहाँ पर भी नहीं रुका मान लो, तो मुझे लग सकता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो रुपए डॉलर पर नजरें होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आज जो आपको लेवल दिया गया था सुबह में, मुझे याद है 7 बजे जब हम वीरू से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने ठीक इसी लेवल का जिक्र किया था। वीरू 17,216, वहां से आज मार्केट घूमा है, वो एक थोड़ी सी स्थिति को संभालने वाला काम जरूर करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सवाल ये है, अब अगले हफ्ते के लिए लोग किस तरह की पोजीशंस कैरी करने के लिए कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं? जब आप ऑप्शन डेटा को पढ़ते हैं, आप क्या नोटिस करते हैं? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षदा, क्लियर कट मेरी सुबह अप्रोच मार्केट कमेंट्री में ये थी कि मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा इंडेक्स को टिल द टाइम वी हैव द फर्स्ट बेस ऑन द स्क्रीन। वो बेस क्या था? 256,212, 212। प्लीज स्क्रीन पे 212 लेके आइएगा। हर्षदा, लो है हमारा 216। मैंने क्लियरली कहा था कि जब जब ये लेवल मिले प्लीज एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड। और मैं फिर कहूंगा कि अगर आपने उस लॉन्ग ट्रेड पे, इनफैक्ट कई लोगों ने पूछा भी कि उस लॉन्ग ट्रेड पे क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि एक बार ऑप्शन डेटा देखिए, फिर क्या करना मैं बताऊंगा। बेस था 212, लो है 216। एक एडवांटेज जो हमें मिला हर्षदा, आई मीन निफ्टी को, वो आज रिलायंस का कुछ हद तक एडवांटेज था जो सुबह से हम होल्ड कर रहे हैं। हमने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रिलायंस को होल्ड किया और वहां से पुल बैक। आप हर्षदा जरा 17,200 के पुट राइटर का कन्विक्शन देखिए, यही वो लेवल जिसके अनुज बार बार बात कर रहे थे। 30 लाख पुट जुड़ी हैं आज, आउटस्टैंडिंग वाई 48 लाख, दैट्स ह्यूज। लेकिन एक और चीज़ है कि कॉल राइटर्स जो कि पहले 17,500 पे थे, वो विजिबल आज थोड़ा सा 17,300 पे भी हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपने सुबह लॉन्ग ट्रेड 17,200 के कन्विक्शन पे लिया है और 216 के कन्विक्शन पे लिया है, तो इट्स बेटर टू बुक। अगर आपको 80-100 पॉइंट मिल रहे हैं, इट्स बेटर टू बुक, क्योंकि स्क्रीन पे एक चीज़ नज़र आ रही है हर्षदा कि 17,300 पे जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बुक करके प्रॉफिट्स को अब अगले हफ्ते बातचीत करूँगा। एक स्ट्रॉन्ग स्विंग अगर क्लोजिंग में आ सकता है तभी आ सकता है जब बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन दे। अभी तक फॉर द टाइमिंग वो चांसेस नहीं लग रहे हैं, और क्योंकि 17,300 पे कॉल राइटर है तो वो छोटा ट्रेड अगर आपके पास था, बुक करिए, मैं यही कहूँगा। अगला स्विंग तभी आएगा अगर आप 310, 320 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, 5, 7, 10 मिनट, 15 मिनट सस्टेन करें, तब जाके आएगा। अदरवाइज आई थिंक ये एक फ्राइडे फैक्टर है, छोटा सा एक चैनल मिला आपको, ट्रेड करिए, बाहर निकलिए। अगर मैं होता तो निकल चुका होता। गेम चेंज करेगा बैंक निफ्टी, जो अनुज ने भी इनफैक्ट बेस 1 बताया हर्षदा, और इनफैक्ट वो क्या था, देखिए आज बेस था पहला 39,000, वो था पुट राइटर का जोन। लेकिन जो दूसरा बेस था हमारा, क्या था? स्क्रीन पे लेके आइएगा दूसरा बेस। दूसरा बेस जो आज सुबह सुबह मेंशन किया गया था रणनीति में, वो था 38,770। मैंने आपको सुबह भी कहा था हर्षदा कि फर्स्ट बेस इज ऑप्शन बेस एंड सेकंड बेस इज द क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, जो कि आपको एक सपोर्ट देगा। 38,770 लो था, सॉरी 38,770 अगर आप देखें तो आपका बेस 1 था और लो है हमारा 38,707।
बट जो फैक्टर्स अनुज ने गिनाए, और आई थिंक जिस प्रकार से क्रूड की बात हुई या फॉरेक्स की बात हुई, आई थिंक आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू फॉर एनी डायरेक्शनल ट्रेड ऑन निफ्टी बैंक। हर्षदा, निफ्टी बैंक को तब ट्रेड करेंगे जब ये 39,100 या 39,200 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आ जाए, अभी नहीं। अगर 39,100 200 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आ जाए तब कन्विक्शन आएगा। जरा प्लीज दिखाइए, इंट्राडे में आईसीआईसीआई बैंक का कर्व अच्छा है, इंडसइंड बैंक का कर्व अच्छा है, कैनरा बैंक का कर्व अच्छा है, लेकिन जरा आप एक बार इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स को देखिए। हर्षदा, ऑप्शन स्टैट्स ये कहते हैं कि 39,000 पे 39,100 पे थोड़े बहुत कॉलाइटर्स विजिबल हैं, तो जब उनके कन्विक्शन के ऊपर बैंक निफ्टी आ जाए तो कोई ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। ये देखिए हर्षदा, लुक एट 39,000 स्क्रीन पर अभी सबसे बड़ा कहीं पे बिल्डअप हुआ है तो वो यहाँ पे है। आउटस्टैंडिंग ओवाई 27,55, 24 लाख कॉल भी की हैं। सो अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं, सुबह आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है तो आप बुक कर सकते हैं। रिलायंस का एडवांटेज निफ्टी के पास है, नॉट एग्जैक्टली विद निफ्टी बैंक, और निफ्टी 17,300 की ट्रेजेक्ट्री में है। मैं होता तो बुक करके बैठता। हर्षदा, ओवर टू यू। तो ये इनफैक्ट डेटा पॉइंट्स रेलेवेंट है, इन पर नजरें रखी जाए। फिलहाल सिर्फ 45 पॉइंट नीचे डे लो से रिकवरी जरूर आई है निफ्टी में। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी जूझ रहा है, 38,954 तक के लेवल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चले, लेकिन आज के दिन जहां पर निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में जरूर देखने को मिली, आपको दिखाते हैं वो ट्रेड्स जो दरअसल चमके हैं और जिन स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिली है। भले ही मंदी का बाजार हो, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी चमक है, और चमक से सीधा सरोकार है टाइटन का। टाइटन आउट परफॉर्मर, हमने Q2 का अपडेट देखा, मैनेजमेंट काफी संकेत दे रहा है कि अच्छी ग्रोथ ओवरऑल सेल्स में 18% तक की, ज्वेलरी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आईवेयर और वॉचेस में भी इजाफा है, और सेकंड हाफ और भी बेहतर होने के आसार। तो 5% ऊपर वो स्टॉक। हीरो मोटोकॉर्प, अब हेडलाइन सुन ही रहे थे, वीडा जो ईवी है इनकी वो लॉन्च हो चुकी है, अच्छा खासा रेंज भी है, एक चार्ज के बाद 2675 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। टाटा ग्रुप की दो और कंपनियां, एक तो टाटा केमिकल्स जहां पर 3% का इजाफा, और दूसरा है टाटा कम्युनिकेशंस जिसमें भी करीब 3% तक की तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दी है। तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन, लॉन्ग साइड के ट्रेड वहां पर जुड़ते हुए। लेकिन क्या नहीं चल रहा है और कहां पर दबाव है? कोल इंडिया पिट रहा है आज करीब 2% नीचे। बीपीसीएल में मुनाफा वसूली हावी है, इनफैक्ट बीपीसीएल के साथ एचपी, बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर ज्यादा धक्का है, और यहाँ पर रुपये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। रैमको सीमेंट में 3.5% का नुकसान, और कल जो आईडीएफसी फर्स्ट में 3.5% तक की बढ़त देखने को मिली थी वो रिवर्स हो चुकी है, 3.5% तक की गिरावट इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स हैं जहां पर प्रेशर है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस स्टॉक पर फोकस करना है, क्या कहां पर तेजी का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए कैरी करना है, कहां पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे कई सारे जानकार। फंडामेंटल्स के लिए हम बात कर रहे हैं आज राजेश अग्रवाल से, कोलकाता से जुड़ेंगे। मानस जायसवाल, आशीष बहेती, अमित सेठ और राजेश सातपुते हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। समित चौहान को भी जोड़ेंगे हम कुछ ही देर में। तो ये सभी जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और वीरू, ऐसा लग तो रहा है कि निफ्टी ने मन बना लिया है कि 17,300 के ऊपर जाना चाहिए, वहां से सिर्फ 3 पॉइंट दूर 34 अंकों की ही गिरावट। आज तक दो चीजें हो रही हैं, दो चीज एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लुक एट HDFC एंड रिलायंस। अगर ये दो स्टॉक चल रहे हैं जो निफ्टी बैंक के पास नहीं है, तो इसमें ज़्यादा अगर आप देखें कहने कुछ बचता नहीं है। इट्स HDFC एंड रिलायंस जो कि निफ्टी को ये पुश देते हुए। पर एक चीज़ अच्छा है हर्षदा कि आज इस 17,200 के पुट राइटर का कन्विक्शन वाकई दिखाई दे रहा है। एंड रिलायंस एट डी हाई, याद रखिएगा रिलायंस पर टिप्पणी जब हो, CNBC आवास का चैनल का जो स्वामित्व प्रबंधन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। मात्र इंडेक्स में इसके स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन के आधार पे मैं, मतलब कंट्रीब्यूशन के आधार पे इसको मैं गणना में शामिल कर रहा हूँ। मानस, राजेश अग्रवाल, राजेश सतपुते, आशीष बहेती, अमित सेठ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। रोज आशीष की बहुतायत होती थी, आज राजेश की बहुतायत है। आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड मानस। तो देखिए वीरेन जी, सिटी यूनियन बैंक पे ध्यान देंगे, और अगर आप देखिए तो करीब 6 या 7 सेशन हो गए 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे सिटी यूनियन बैंक नहीं जा रहा है। आज जब स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया तो वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। मेरा समझना है कि करेक्शन सिटी यूनियन बैंक में कंप्लीट हो गया है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी।
174 के स्टॉप लॉस से सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी करिए 185 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर 180 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए और 10 रुपए के टारगेट से रखिए। तो 180 का कॉल लेने का मौका है। सिटी यूनियन बैंक आज का एक तगड़ा परफॉर्मर। 10 के टारगेट के लिए अगर आप ये ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हैं सिटी यूनियन बैंक में, मानस का मानना है कि 6 रुपए 65 पैसे के आसपास ये आगे 10 के टारगेट्स देगा। 180 की तरफ तो बढ़ ही रहा है काउंट अप, मोमेंटम खास है इसमें आज। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षद देखिए, मेरे हिसाब से जो मोमेंटम दिख रहा है वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर में, जहां पे लार्सन एंड टुब्रो, सीमेंस, एबीबी ये तीनों रडार पे है। तो अगर कॉल लेना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एबीबी। मोमेंटम ट्रेड है, स्टॉप लॉस के साथ ही करिए क्योंकि काउंटर जो है वो अपने दिन के उच्चतम लेवल पे खड़ा है। ये 3300 पे एबीबी फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस 50 रुपीज का होगा, यानी 3250। और जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट हुआ वो है 3400 से लेके 3440। 3400 से 440 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एबीबी तेजी वाला ट्रेड। इनफैक्ट एबीबी में एक और फैक्टर है वीरू, एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कुछ ही देर पहले, क्योंकि एबीबी का जिक्र हुआ है, मुझे लगता है अभी इसकी बातचीत कर लेनी चाहिए। एबीबी उन स्टॉक्स में शामिल शायद हो सकता है जो एमएससीआई इंडिया का हिस्सा बने। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स का जो फिर से रिविजिट करते हैं, वो इंडेक्स में कौन कौन से और शेयर आएंगे, कहां पर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, उसका रिव्यू आने वाला है नवंबर 10 को। और उसमें दरअसल एबीबी इंडिया के जुड़ने के पूरे चांसेस हैं। इफ एट ऑल एबीबी इंडिया जुड़ जाता है, अनुमान तो यही है कि स्टॉक में करीब $115 मिलियन तक का फंड फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इडलवाइस ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें एबीबी इंडिया, वरुण बेवरेजेस, टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स के नाम हैं जो शायद हिस्सा बन सकते हैं एमएससीआई इंडेक्स के, जब वो रिवीजन होगा। और नवंबर 10 को दरअसल वो रिवीजन ड्यू है। आगे कुछ और काउंटर्स की बात करेंगे, लेकिन सातपुते साहब ने स्टॉक पकड़ा। स्टॉक में एक्शन है, चार्ट्स पर 3.5% की तेजी, 3400 का आपका टारगेट है। बहेती साहब आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। हर्षदा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा मैम, आज हमने देखा कि वापस थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में बाइंग आ रही है। मारुति, हीरो मोटो, टीवीएस सब में एक अच्छी बाइंग देखने में मिली है। तो अशोक लेलैंड हमारा पिक रहेगा अभी के लिए। 155.50 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 162। ओके, अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर आप देखें, इट्स बाय। और हर्षदा जो एबीबी का जिक्र कर रही थी, याद रखिएगा एबीबी अब अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की तरफ फिर बढ़ता हुआ। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। खैर इस पर लौटेंगे, लेकिन आशीष यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। रिलायंस आपका कल भी कॉल था, परसों भी कॉल था, और इनफैक्ट आपने कई बार इस पर वकालत की है। एक टेक चेक आपका रिलायंस पर, इट्स 2440। ये कल के इंटरडे हाई जोन को और आज के इंटरडे हाई जोन को, दोनों को वॉलिड करता हुआ। जी वीरेन जी, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना इंट्राडे में, और जिस हिसाब से रिलायंस अभी भी होल्ड कर रहा है, डे हाई के पास है, निफ्टी को एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है रिलायंस से। 20 डेमा इसका काफ़ी पास में, 2454 के करीब इसका 20 डेमा, वहाँ से ऊपर निकलता है तो इसमें और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, जो कि इसे 2520 तक के भी लेवल्स में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो हमारी तो सलाह ये है कि करंट लेवल पे भी ज़रूर एक रिलायंस के लिए तेज़ी की तरफ ट्रेड बनाया जाए। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो 2410 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द टारगेट ऑफ 2520। ओके, आपके अगर आप देखें ये रिलायंस पर व्यू है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है। राजेश अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, एक काम करते हैं उनकी फंडामेंटल कॉल को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। राजेश अग्रवाल साहब, आज आई थिंक जिस प्रकार से फॉरेक्स मार्केट बिहेव कर रहा था, इंडियन मार्केट्स ने काफ़ी अगर आप देखें रेजिलेंस दिखाई है, टिकने का साहस दिखाया है। यूएस मार्केट्स ने एक कोलैप्स था, बट स्टिल इंडियन मार्केट्स सस्टेन कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है ये है कि अब अर्निंग सीजन जो है वो बहुत नज़दीक खड़ा है। आपकी अप्रोच मार्केट्स पे और आपका इस वक्त का टॉप कॉल क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, अनुज जी। स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अनुज जी को बधाई देना चाहता हूं उनके नए कार्यभार के लिए। हमारी ओर से उनके हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जहां तक बाज़ार का सवाल है, आपने सही कहा कि रुपए जिस तरीक़ा से टूटा है, अपने नए न्यूनतम लेवल तक चला गया, 82 रुपया 28-30 पैसे तक, वो एक वाकई में चिंता की बात है।
डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, क्रूड में आउटपुट कट हुआ है जिसके कारण से चिंताएं फिर बढ़ने लगी है, क्योंकि अभी तक हमारा ये संभावना थी कि $120 का क्रूड $80-85 तक आ गया है, जिससे भारत जैसे इंपोर्ट प्रधान देशों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगेंस्ट में जा रही है। लेकिन जो आपने कहा ना कि अगले हफ्ते से रिजल्ट सीज़न चालू हो जाएगा, तो अभी तक क्या था कि कोई अपने पास क्यूज़ नहीं थे, तो अपने ज़्यादातर ध्यान ग्लोबल क्यूज़ पे दे रहे थे कि ग्लोबली क्या हो रहा है, ये है वो है, इस कारण से पूरा ध्यान ग्लोबल क्यूज़ पे थे। अब चूंकि तिमाही नतीजे चालू हो जाएंगे, मुझे लगता है कि जो बाज़ार का ध्यान है, बाज़ार के प्लेयर्स का, वो नतीजों की तरफ जाएगा और नतीजे हमारे हिसाब से बेहतर आएंगे, क्योंकि अगर आप PMI डेटा देखो, GST के कलेक्शन देखो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखो, तो सारे ही अच्छे आए थे। ऑटो के नंबर्स उत्साहजनक आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मिलके एक पॉजिटिव अप्रोच की ओर इशारा कर रही है। कोई टॉपिक देना हो इस वक्त, तो मैं समझता हूँ दीपक नाइट्राइट पे ध्यान देना चाहिए। 100 के ऊपर उनका प्रोडक्ट्स है। पेटकेम का उनके जो प्लांट है वो केपेक्स पूरा हो चुका है और डिमांड जो है सारी प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी बनी हुई है, और आने वाले 2 साल के लिए उन्होंने जो अपना केपेक्स अनाउंस कर चुका है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि बैलेंस शीट में कैश की कोई उतनी दिक्कत नहीं रहने वाली है और ऊपर के लेवल से अगर आप देखो तो अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। मुझे लगता है कि अगर छोटी अवधि की बात की जाए, छोटी अवधि से मेरा मतलब है हफ्ते 15 दिन की, तो 100-150 रुपये की तेज़ी बन सकती है। बट मध्यम अवधि में कोई रखे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये स्टॉक 15 से 20% का रिटर्न दे दे। नाइट्राइट, ये आपका कन्विक्शन कॉल है इस वक्त, और याद रखिएगा यहाँ पर जिस चीज़ का जिक्र राजेश अग्रवाल साहब ने किया, दैट्स अर्निंग्स। वो अर्निंग को बड़ा एक ट्रिगर मान रहे हैं। और एक याद चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 13 अक्टूबर, जाइए दीपक नाइट्राइट का चार्ट पढ़ रही, सुबह भी हमने पहला सौदा में इस कॉल के बारे में बात की थी। 13 अक्टूबर से लेके अब तक की जो पूरी फॉलिंग चैनल है, उसका हाई जो है वो है करीब 2200 रुपये के आसपास। तो वो जो हाई है 2200 रुपये का, वो कटने के कगार पे है। तो ये चीज़ एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अमित सेठ जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये बताइए इस वक्त क्या चीज़ कर रहे हैं आप और आपका कन्विक्शन रेट क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, मेरी नजर लार्सन एंड टूब्रो पे फ्रॉम कैपिटल गुड सेक्टर। L&T का चार्ट देखें तो एक इसमें फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने काफी अच्छे से कंसोलिडेट किया अपने 50 डेमा के पास में। निफ्टी के साथ अगर इसका आउट परफॉर्मेंस का चार्ट देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड एरिया में मिल रहा है। तो बाय की सलाह है। 1922 का इसका प्राइस है। मुझे लगता है कि ये लास्ट स्विंग है तक इसमें जो मोमेंटम है ये जा सकता है। पोजिशनली भी टारगेट्स रहेंगे 2000 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1880 का। बाजार के टारगेट के लिए L&T में एक मौका इस समय तेजी की पोजीशन लेने का, और ये इनफैक्ट स्टॉक आपकी स्क्रीन पर जहां पर ½ तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। मार्केट संभल रहा है, जैसे हम कह रहे थे कि 17300 पर वापसी निफ्टी की होती हुई साफ दिखाई दे रही है। ये इनफैक्ट एक बड़ा रिलीफ रहेगा। निफ्टी बैंक भी आप देखिएगा 39,000 पर लौटता हुआ, तो यहां पर भी एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट डे लो से मार्केट में कितनी चाल सुधरी है वो डेटा भी आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब अब फायर करना शुरू करेंगे। कुछ स्टॉक्स आपके लिए रखते हैं सामने। एक तो टाइटन जो सुबह से ही चमक रहा है, 5.5% का इजाफा, लेकिन पिछले 10-15 मिनटों में आप देखिए ग्रेसिव में कुछ तेजी आती हुई दिखाई दी है। ये लगभग अब 0.8% के गेन्स दिखा रहा है 1700 के आसपास। इंडसइंड बैंक की चाल थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिखाई दी है, और एशियन पेंट जैसे काउंटर में भी निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स देखिए, क्योंकि वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स में थोड़ी सी चाल बेहतर हुई है और किसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डे लो से 225 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। अब आपको याद होगा सुबह में सारे मंदी वाले ट्रेड से जो निफ्टी बैंक को ड्रैग कर रहे थे, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था जो निफ्टी बैंक को सपोर्ट दे रहा था। इस समय इंडसइंड बैंक की तरफ से कुछ मदद मिली है। फेडरल बैंक भी थोड़ी बहुत भूमिका निभा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोटक जहां पर हल्का सा ग्रीन टिक निचले लेवल से आना शुरू हो चुका है, अब वो पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा या नहीं देखते हैं। और साथ ही साथ आपका ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये वो पॉकेट्स थे जिन्होंने मार्केट पर सबसे ज्यादा दबाव डाला और वहीं पर थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी आती हुई। ठीक है, आज अगर आप ग्रीन में बंद हो गए हर्षदा, तो ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, यू थ्रो एवरीथिंग एट द मार्केट, लेकिन मार्केट ने फिर भी सर्वाइव किया। 95 का ब्रेंट,
8234 का करेंसी, डॉलर इंडेक्स 110 से 112, जिस तरीके का ओवरऑल मार्केट एक्शन रहा है उसको देखते हुए, और मार्केट ब्रेथ वापस पॉजिटिव हो चुका है। एडवांस डिक्लाइन जो है वापस एक बार एडवांसेस के फेवर में आ चुका है। हर्षिता, जो बात आप कह रहे थे बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन की, उसमें सुबह आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली 150 पॉइंट नीचे पुल कर रहा था। हाँ। अभी आई थिंक वो सिर्फ 90 पॉइंट रह गया, तो वो 60 पॉइंट की जो रिकवरी है वो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से आई है। तो इंक्रीमेंटली जो है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, ये दोनों स्टॉक्स हैं जो गो टू स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी भी लेवल्स पर इनमें इन दो स्टॉक्स में अगर आपने खरीदारी की है तो पिछले 1 साल में आपने काफ़ी पैसा बनाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2003 से 7 का फेज़ अगर आपको याद है तो उसमें 3 स्टॉक्स थे जिन्होंने इंडियन मार्केट को सबसे ज़्यादा हेल्प किया था। वो थे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और लार्सन एंड ट्यूब्रो। और इन तीनों में सबसे कॉमन चीज़ यही है कि तीनों के तीनों जो है इंडियन इकोनॉमी के बैरोमीटर हैं। तो अगर आप बेट ले रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इसीलिए रीज़न है कि जब भी डिक्लाइन आती है आईसीआईसीआई बैंक में, जब भी डिक्लाइन आती है एसबीआई में, जब भी डिक्लाइन आती है लार्सन एंड ट्यूब्रो में, ये वही 3 स्टॉक्स हैं जिनमें वापस बाइंग आती है। और इनफैक्ट मैं कल चार्ट देख रहा था डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है और बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है जब 2003 में यूएस फेड रेट बढ़ा रहा था, उस समय जो डॉलर इंडेक्स में हुआ था और उसके बाद उसमें जो मूव आया था, और ऑलमोस्ट वैसा ही चार्ट शायद थोड़ा सा निफ्टी का भी है। तो इसके लिए मेरा जो एक ओवरऑल बायस है ना इस मार्केट में अगले 10 या 15 साल के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो पॉजिटिव साइड पर है। और इसीलिए मेरा एक फोकस जो है कि लोगों को ये बताने के लिए कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए इस मार्केट में। ट्रेड्स तो खैर आप कर ही रहे हैं इंट्राडे, लेकिन थोड़ा सा फोकस इन्वेस्टमेंट पर करिए, क्योंकि यहाँ से आज जो सुबह समीर से ही बात हो रही थी कि इंडियन मार्केट ने 15% का CAGR दिया है पिछले 15 साल में। यहाँ से भी लग रहा है मुझे कि अगले 15 साल में 15% का CAGR आपको इंडियन मार्केट में दिखाई देगा। और इसी के लिए छोटी मोटी डिक्लाइन से ना डरें और कोशिश यही रखें कि हर डिक्लाइन में खरीदारी की कोशिश करें। एक थोड़ा मार्केट में टेक्सचर बन गया है ऑफ लेट की, लोग सेल के भी सौदे ढूंढते हैं, ढूंढिए आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बड़ा पैसा जो है वो आपका, बड़ी वेल्थ जो है आपकी, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनेगी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में शायद नहीं बनेगी इतनी। और अनुज, आप जो डॉलर इंडेक्स का जिक्र कर रहे थे, आज सुबह हमने इसको क्या 112.25 तक देखा, इस समय 112 के नीचे आ चुका है। तो वो भी एक पॉइंट है जिस पर नजरें होनी चाहिए। 111.95-97 के आसपास था, तो थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति हमारे फेवर में दिख रही है। चलिए, क्योंकि हम बैंकों की बात कर रहे थे, मानस आपका कॉल था सिटी यूनियन बैंक, क्या डिप पर आप आईसीआईसीआई बैंक नहीं खरीद रहे हैं आज? बिल्कुल। देखिए, कल भी मैंने आईसीआईसीआई बैंक की बात की थी और आज भी अगर आप देखिए तो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने को तैयार नहीं है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक एक कोई सिग्नल इंटरडे चार्ट पे नहीं आया है खरीदारी करने का, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है कि लोअर लेवल पे 870 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक के लिए है। मैं खरीदारी करूंगा अगर इंटरडे चार्ट पे सिग्नल आएगा 880 के ऊपर। अगर 880 के ऊपर निकलेगा तब बिल्कुल खरीदारी करिए, 10 रुपए का केवल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 880 के ऊपर निकलेगा तो तब ये तो आप मान के चलिएगा कि कल के हाईज भी ब्रेक होंगे और 900 रुपए के लेवल्स भी टेस्ट होंगे। चलिए एक बार राजेश अग्रवाल जी को जोड़ते हैं शो में। राजेश जी, मेरी टीम बता रही है कि आपने कांग्रेचुलेट किया था मुझे। एक्चुअली एक बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया था जिसको मुझे लेना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए मुझे तुरंत स्टूडियो से जाना पड़ा था। चलिए ठीक है, उनको भी जोड़ते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, एक बार मानस से जान लेते हैं कि एक और स्टॉक डेल्टा कॉर्प, इस पर क्या व्यू बन रहा है। डेल्टा कॉर्प में इस समय एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 5.5% ऊपर है, शायद नंबर्स आ रहे हैं इसके हर्षिता मेरे ख्याल से ना, मतलब हाँ अगले हफ्ते डेल्टा कॉर्प के नतीजे, डेल्टा कॉर्प के नंबर्स हैं, तो अर्निंग से पहले थोड़ा सा इसमें मोमेंटम, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है इसमें। मानस, क्या व्यू होगा? अनुज जी, मैंने मंडे को डेल्टा कॉर्प में बाय रिकमेंडेशन दिया था जब 200 रुपए के लेवल्स ब्रीच हुए थे, क्योंकि तब पहला सिग्नल था, रिवर्सल का साइन था डेल्टा कॉर्प पे, और तब मेरा समझना था कि 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होंगे जो कि 220 रुपए के आसपास है। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, मेरा समझना है कि अब ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा। 236 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 222 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 236 के टारगेट सेट करिए। डेल्टा कॉर्प आपकी स्क्रीन पे आप देखें 226 पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। मीनवेल वही स्टॉक्स लेके आइए जो कि बैंक निफ्टी को पुश कर रहे थे, और इस क्रम में मतलब जब बैंक निफ्टी की बात हो रही थी, जिन स्टॉक्स का जिक्र किया गया था, एक बार आप जरा कैनरा बैंक की इंट्राडे रिकवरी को देखिए। स्टिल आई मीन बार बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बट इंट्राडे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है आपकी स्क्रीन पर। बट ये स्टॉक अभी भी अपने क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप करके आगे बढ़ूंगा।
आई थिंक ये जो 228 230 का पॉइंट है वो थोड़ा सा इस स्टॉक के लिए एक सप्लाई जोन है। लेट्स ब्रिंग अंबुजा नाउ। मेरे स्क्रीन पे जिन स्टॉक्स की क्लोजिंग में जो कॉल्स हैं वो डे हाई पे फ्लोट हो रही हैं, उसमें से एक अंबुजा भी शामिल है। लुक एट अंबुजा। और अंबुजा अब क्या कर रहा है, अपने पिछले 3-4 सेशन की हायर जो जोन्स थे उनको टेस्ट कर रहा है। एक बार अमित अंबुजा को देखिएगा, इट्स 515 और इसकी कॉल्स डे हाई पे फ्लोट करती हुई 520 की और यस 520 की कॉल्स डे हाई पर। आपका व्यू इस पर? वीरेन जी, काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है क्योंकि अंबुजा में जो हमने एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था, वो रनअप हमने देखा कि 20 डेमा में आके पिछले 7 से 8 दिनों में कंसोलिडेट कर रहा था। इनफैक्ट अगर हम इसका चार्ट देखें तो 10 और 20 डेमा के बीच में कंसोलिडेशन था और रेंज इसकी कैंडल्स की नैरो होती जा रही थी, जो कहीं ना कहीं हमें कह रही थी कि जो ये पुल बैक है एक तरह से खत्म हो रहा है एंड देयर विल बी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखूंगा 500 का, और पोजिशनली इसमें मेरे टारगेट्स रहेंगे 550 के आसपास। बेसिकली ये पुल बैक टू 20 डेमा का ट्रेड है। जैम अंबुजा सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे फ्लोट करता हुआ 513.85। लेकिन देखिए अब उस सेगमेंट की, सेक्टर की, स्पेस की बात करेंगे जिसमें पिछले 3 महीने में हमने सबसे ज़्यादा पेन देखा, और पिछले 3 दिन में जिस सेक्टर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई इस कार्यक्रम में भी, ओपनिंग में भी, दैट इज़ निफ्टी आईटी और आईटी स्टॉक्स। और हमारी अर्निंग्स का श्री गणेश भी यही, अगर आप देखें, जो सेक्टर है वो करता है। पहले हर्षदा से एग्जैक्टली जानना चाहेंगे, थोड़ा सा समझते हैं, चलते हैं वॉल पर, और आईटी के लिए इस बार कैसे नतीजे अनुमानित हैं, हर्षदा बताइए। वीरू, सोमवार को दरअसल आगाज हो जाएगा भारतीय इंडिया इंक के Q2 का, जब टीसीएस शाम को अपने नतीजे पेश करेगा। फिर इसी हफ्ते इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो के भी नतीजे आने वाले हैं। तो अगला हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट है। अब औसतन आप देखिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट की तरफ से यही अनुमान है कि करीब 3.5 से 4.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी बेसिस में देखने को मिल सकती है आईटी कंपनियों में। लेकिन इसमें खास बात यही है कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करता हुआ दिखाई देगा। तो अनुमान यही कह रहा है कि इन्फोसिस दरअसल लीडरशिप सिचुएशन में रहेगा। अगर आप कांस्टेंट करेंसी आय के लिहाज से देखें 4.5% तक का अनुमान है। उसके बाद टीसीएस 3.5% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकता है, विप्रो 4% और एचसीएल टेक करीब 3% तक की। खास बात यह है, अगर आप डॉलर रेवेन्यू के पर नजर डालेंगे तो ये 1.5 से करीब 3% और उससे ज्यादा की ग्रोथ लार्जली सेक्टर में एक्सपेक्टेड नहीं है। कांस्टेंट करेंसी पर इसीलिए ध्यान देना है क्योंकि हमने देखा है कि ग्लोबली डॉलर मजबूत हुआ और उसके सामने दूसरी करेंसीज काफी ज्यादा वीक होती हुई दिखाई जरूर दी है। अब आइए मार्जिन्स पर, और ये काफी अहम होगा क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने इनफैक्ट मार्जिन को लेकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं जताया था पिछले क्वार्टर में। हालांकि इस बारी टीसीएस के लिए ये तिमाही थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। मार्जिन का बैंड इनका करीब 23.8% के आसपास रहेगा। टीसीएस के केस में मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इन्फोसिस में 50 बेसिस पॉइंट की मार्जिन ग्रोथ, विप्रो, एचसीएल टेक में करीब 40 और 20 बेसिस पॉइंट की मार्जिन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि इन्फी, विप्रो और एचसीएल टेक ये 3 कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर वेज हाइक Q2 में देती हैं, तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। वो वेज हाइक टीसीएस ने अपने पिछले क्वार्टर में निपटा लिया है। साथ ही साथ कुछ और चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, इस बारी हायरिंग को लेकर जो Q1 में अपडेट आया था वो थोड़ा सा नर्म था। डिमांड को लेकर सभी लोग कह रहे थे कि वेट ऑन वॉच की स्थिति उभर कर आती हुई दिखाई देगी क्योंकि क्लियरली कोई आइडिया नहीं था अमेरिका में क्या होता हुआ दिखाई देगा। तो सवाल ये है कि इन्फोसिस जो गाइडेंस देती है, एचसीएल टेक जो गाइडेंस देती है, क्या उस पर वो बरकरार रहेंगे या फिर वो बदलेगा। याद रखिएगा, भारत की आईटी कंपनियों के रिजल्ट सीजन के किक ऑफ से पहले हमने 2 हफ्ते पहले एक्सेंचर के भी रिजल्ट्स देखे थे और वहां पर अगर आपको याद होगा FY22 की तुलना में जो गाइडेंस आया था FY23 के लिए वो 8 से 11% के आसपास था। तो तब डर बना था कि शायद भारतीय कंपनियों का भी गाइडेंस क्या ट्रिम होता हुआ दिखाई देगा। कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, खास तौर से इन आईटी कंपनियों का एक्सपोजर सिर्फ अमेरिका में नहीं, यूके, यूरोप में अच्छा खासा है। कंपनियों का करीब 20 से 35% तक का रेवेन्यू उस सेक्टर से आता है या फिर उस ज्योग्राफी से आता है और वहां पर इकोनॉमी की हालत बिगड़ी हुई है, तो उसका कितना ये भार बेयर करते हुए दिखाई देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या डील
विंस कुछ बेहतर होने वाले हैं या नहीं, और क्या प्राइसिंग बेहतर कर पाएंगे इस तरह के एनवायरनमेंट में, वो सबसे अहम होगा। तो आप कह सकते हैं एक लिटमस टेस्ट है Q2 का इन आईटी कंपनियों के लिए इस बारी। जी हाँ, और यक्ष प्रश्न यही रहेगा कि इन नतीजों से पहले क्या करें। इसी यक्ष प्रश्न का उत्तर जुटाने के लिए हमारे साथ ओमकार अंसारी मौजूद हैं, सीनियर आईटी एनालिस्ट एक्सिस सिक्योरिटीज़ के। ओमकार नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई होप आपने अगर आप देखें जो ये ब्रॉडर पिक्चर एक हर्षदा ने ड्रॉ करी, आप उसको भी सुन रहे होंगे। लेकिन ओमकार, पहले एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस बार आईटी के नंबर्स से एक्सपेक्टेशन क्या है, और जो 4-5 महत्वपूर्ण सवाल हर्षदा ने खड़े करे कि क्या गाइडेंस में एक सब्सटेंशियल कट्स आएंगे, ट्रिम्स आएंगे, और स्पेशली वो कंपनियां, उनके नंबर्स की आपको एक्सपेक्टेशन कैसी लग रही है जिनका यूरोप की तरफ एक्सपोजर ज़्यादा है। ओमकार। Yes, thank you for the opportunity. For the Q2 results, मुझे ये लग रहा है कि डिमांड सिनेरियो रेजिलिएंट रहेगा ये क्वार्टर में, जो कि हम लोग ने एक्सेंचर की तरफ भी देखा कि उसका जो डील विंस है डिस्पाइट ऑफ द अनसर्टेनिटीज वो अच्छा आया, क्योंकि सिस्टम्स है, बहुत सारे बिजनेस है वो सिस्टम ड्रिवन हो चुके हैं। सो इमीडिएटली कट ऑफ होना इज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ आवर बिजनेसेस, वेदर across the sector, whether it's from North America or whether from European region. So resilience of the expenditure IT will likely to be there. अभी आप मान लो कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कट्स थोड़ा आ सकता है, जो कि कंपनी नए शुरुआत कर रहे हैं या फिर नए प्लेटफॉर्म्स या फिर नए डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसमें थोड़ा कटौती देखने को मिल सकता है। लेकिन ये क्वार्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेवेन्यू मोमेंटम, ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है ये क्वार्टर में। हाउएवर डील विंस अच्छे आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सी स्लो डाउन हो सकता है। टीसीएस को करीब अराउंड 8.5 बिलियन डॉलर डील्स आ सकते हैं मेरे हिसाब से। इन्फोसिस और HCL टेक जो कि 40 to 16% और 13 to 15%, 12 to 14% है, जो कि रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन करेगी और दिस क्वार्टर एटलीस्ट। लेकिन ये बात देखना बहुत जरूरी होगा कि उसका जो रिटेल कमेंट्री है सेक्टर पे, या फिर बाकी जो से रिटेल सीपीजी या फिर अदर वर्टिकल्स है जो इमीडिएटली हार्म होते हैं एज कम्पेयर टू बीएफएस है, वो उसका कमेंट्री कैसा रहा है और आउटलुक कैसे आ रहा है। ओमकार, तो आईटी में इस समय आपकी बाय लिस्ट में क्या क्या है लार्ज कैप में, और सेल लिस्ट में क्या क्या है? बाय साइड में मेरे टॉप लिस्ट पे है इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस ने 3 इयर्स इन अ रो बीट किया है टीसीएस को। उसमें डिजिटल इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज थ्रू कोबाल्ट हैज proven the track record and strongly have the capabilities to gain the market share, whether it is from BFSI or whether it is from the other verticals. So Infosys, and it is of course a better pricing at as compared to TCS. So Infosys is top on my buying list. ये क्वार्टर में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.9% and 3.2% of the CC revenue growth, and 5.9 will be on the rupee terms for the Q-on-Q. For Infosys and sell, I will not sell, but I will recommend hold on to the sectors of Wipro and HCL Tech. These two are hold currently from the large IT pack. हालांकि मिड कैप में हम लोग एक्सपेक्ट करें कि द रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम सरपास करेगा लार्ज कैप को फॉर दिस क्वार्टर एटलीस्ट। मैं इनफैक्ट मिड कैप्स पर ही आपसे राय पूछने वाली थी कि क्या यहाँ पर आपको लग रहा है आउट परफॉर्मेंस क्लियरली देखने को मिलेगा, और अगर रेवेन्यू ग्रोथ सरपास करेगी तो किसके फेवर में आप सबसे ज्यादा रहना चाहेंगे मिड कैप में, क्योंकि ये यूनिवर्स पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है। यस डेफिनेटली मिड कैप्स में मेरा पसंदीदा स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम, व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 8.1% ग्रोथ इन रूपी टर्म्स फॉर दिस क्वार्टर, बिकॉज जो उसने 2 एक्विजिशन किया था, मीडिया एजिलिटी एंड डेटा ग्लोब, वो कैपेबिलिटी उसको एड अप हुआ है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल क्लाउड पे उसका फुटप्रिंट जो है 2 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा हो रहा है। कंपनी हैज आल्सो गिवन द स्ट्रांग हायरिंग गाइडेंस
guidance for this quarter as well. So we expect Persistent likely to outperform all the mid-cap companies and for the quarter at least. And the resilience है, capability builders के previously it was dependent more on the IBM. Now it started expanding the various profiles and we expect a strong revenue momentum. अगर सेकंड ऑर्डर पे हम लोग देखें तो माइंट्री एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है. उसका जो स्ट्रेटजीज है for the vertical specialization, cutting down the low paying accounts and getting engagement on the existing top client accounts, which helps them to increase the reliability of the particular vendor. So that has also created, हम लोग expect कर रहे हैं कि 6.3% revenue growth momentum for the quarter in rupee terms for this quarter as well. अच्छा, इन सब के बीच में आपने टीसीएस का बिल्कुल जिक्र नहीं किया. क्या ये वैल्यूएशन के लिहाज से आपको लग रहा है अब स्टॉक में ज्यादा कुछ जूस बचा नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि परहैप्स इन्फोसिस की ज्यादा बेहतर ग्रोथ है कंपेयर टू अ टीसीएस एंड हेंस आप इन्फोसिस पर ज्यादा बुलिश है? नहीं. TCS is a very good company with a top-notch corporate governance and the extensive capabilities across sectors and across vertical, having not only on the technology part but also on a geographical term. So we believe that TCS is a very good company. आप valuation की बात करें तो from the year to date approximately 30-40% correction हुआ है valuation में. So मेरे हिसाब से TCS या फिर कोई भी IT company does not have that kind of valuation. Valuation is always cheap. The only thing I like about the Infosys is we get a better upside potential with the minimal risk or minimal value that we get. That's why I prefer Infosys among these before TCS. But TCS is definitely good value, and they have the strong client engagement and dependency is very, very high, which shows the robustness of the business for in a longer run horizon as well. ओंकार, एक परसिस्टेंट ट्रैक करते हैं आप, कल अच्छा खासा मूव आया था उसमें. Yes, Persistent definitely. वही मैंने अभी बोला कि we are expecting Persistent to perform strong revenue growth for FY23. क्योंकि मुझे लगता है कि around 8.1% Q1 देगा in rupee terms. Persistent ये क्वार्टर में भी, और उसने जो दो एक्विजिशंस किए हैं डेटा ग्लो और मीडिया एजिलिटी, उससे उसके जो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है वेदर इट इज बीएफएसआई हेल्थ केयर और अदर सेक्टर्स एज वेल हाईटेक, जो कि हेल्प करेंगे क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो उसका कैपेबिलिटीज हैव एक्सपांडेड एंड मुझे लगता है कि आगे जाके ये सस्टेनेबल ग्रोथ दे पाएगा एंड सरपास करेगा ऑल द मिड कैप आईटी सेगमेंट में. ऑफ कोर्स मिड कैप आईटी का आउट परफॉर्मर रहेगा और टॉपिक दिग्गजों में इन्फोसिस है. ओमकार टकसाले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. ये है आईटी कंपनियों की तरफ से उम्मीद. अब देखते हैं टीसीएस और बाकी कंपनियां क्या डिलीवर करती है. सोमवार से याद रखिएगा ये नतीजे आना शुरू होंगे. एक और चीज मैंने नोटिस की है, ये परसिस्टेंट जब से निफ्टी आईटी का हिस्सा बना है, इसने जो माइंट्री को रिप्लेस किया, परसिस्टेंट पर कवरेज ज्यादा लोगों की सामने निकल कर आ रही है. स्टॉक में तो इंटरेस्ट आया ही होगा परहैप्स वो इंडेक्स के एडिशन के बाद, लेकिन इस पर व्यूज भी अब काफी अग्रेसिवली बुलिश हो रहे हैं. परसिस्टेंट एक्चुअली हर्षदा द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर था, मतलब मिड कैप आईटी में. ये जो पिछले एक साल में मूव आया, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक परसिस्टेंट एक ऐसा स्टॉक था जो लिटरली किसी भी दिन अगर आपने एंट्री की होती तो उसमें जबरदस्त मूव. आप मेरे ख्याल से सिर्फ माइंट्री था जो जिसने परसिस्टेंट को भी आउट परफॉर्म किया था, लेकिन अगर माइंट्री को हटा दें तो उसके बाद परसिस्टेंट जो है उसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था. परसिस्टेंट के बिजनेस को लेके लेकिन थोड़ा सा रिस्क लगता है कि उनका जो वर्क है वो मैंने सुना है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ एक दो क्लाइंट्स के साथ. हाँ. तो उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है. शायद इसके लिए ऊपर से इसमें काफ़ी ब्रूटल करेक्शन भी आया. 5000 हो गया था स्टॉक, 5000 से 3500 आया, लेकिन बाकी सब आईटी स्टॉक्स में भी करेक्शन आई है, तो फिर इसमें भी आई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एक काम करते हैं, जरा मार्केट पर नज़र रख लेते हैं एक बार. बैंक निफ्टी में वो रिकवरी अभी भी जारी है. 39,083 एक बार यहाँ पर एक इंटरडे चार्ट देख लेते हैं. 39,082 के करीब इस समय बैंक निफ्टी आ रहा है, और ये अपने जो फर्स्ट आवर का जो हाई है ऑलमोस्ट उसकी तरफ जा रहा है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर ये उस तरफ जा पाता है. तो आरबीएल बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, इसमें थोड़ी सी आप लोअर लेवल से बाइंग देख रहे हैं. और एक चार्ट लेकर आइए जोमेटो का इंटरडे चार्ट लेकर आइए. जोमेटो में
पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि क्लियरली स्टॉक एक्चुअली अपने नेचुरल लेवल से करीब करीब 70% भाग चुका है। जो जहाँ पर वो एंकर इन्वेस्टर्स की सेलिंग आई थी और जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की सेलिंग आई थी, वहाँ से जो लो बना था वहाँ से करीब करीब 70% ये स्टॉक भाग चुका है। इस समय 68.5 रुपये पर ये स्टॉक चल रहा है, तो ये एक बड़ा मूव इसमें इस समय आता हुआ। राजेश हैं आप हमारे साथ वापस। राजेश गुड आफ्टरनून। सॉरी उस समय जब आप मुझसे बात करना चाह रहे थे मेरा एक इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया था, तो उसके लिए मैं बाहर चला गया था। तो खुशी हो रही है आपसे बात करके CNBC आवाज़ पर। जोमेटो को ट्रैक करते हैं, आप व्यू दीजिए इस पर अपना। देखिए जोमेटो की अगर बात की जाए ना तो मुझे लगता है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बनी हुई है, जिस तरीके का बाउंस बैक दिखाया है मुझे लगता है कि ये 78-80 रुपया तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी अभी भी नुकसान में है और जो उन्होंने अधिग्रहण किए वो उतना कंफर्टेबल हुआ नहीं, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में नंबर्स पॉजिटिव हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है ये ऑनलाइन वाला। मैक्सिमम तो क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग करनी ही दिक्कत की बात है, फिर उस क्लाइंट ऑनबोर्डेड क्लाइंट को बने रहना एक दिक्कत की बात है, मार्जिन्स पे प्रेशर रहने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि निवेशकों को जो निवेश करना चाहते हैं खास करके थोड़ा सा इग्नोर करें, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस वक्त बनी हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया जा सकता है। के लिए शायद एक ट्रेड का मौका यहाँ पर आपको जोमेटो दे रहा है 4.5% ऊपर, और वैसे फंडामेंटली कंपनी में कुछ अलग नहीं हुआ है। हाँ, एक मैं अपडेट पढ़ रही थी कि 2 साल कोविड के चलते इनका एक बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होता था जोमा लैंड, उसकी वापसी हो रही है। 7 शहरों में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन वो कितना रेवेन्यूज में कंपनी को फायदा देता है उसकी जानकारी तो फिलहाल हमारे हाथ है नहीं इस समय। क्या पता अब लिस्टेड है तो वो शेयर करें। 4% ऊपर आज के दिन। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल थोड़ा सा एक्शन और जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप डेल्टा कॉर्प का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कुछ और ट्रेड्स जो एक्टिव हो चले हैं इसमें आप ध्यान दीजिएगा, टाटा केमिकल्स और टाटा कम्युनिकेशंस। और मेरे ख्याल में सुबह में वीरू और अनुज इसका जिक्र भी कर रहे थे, ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। समय चौहान, आफ्टरनून, बताइए इन दो ट्रेड्स में क्या कुछ खास आज के दिन यूनिक दिख रहा है, और ये क्या आज का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए कैरी किया जा सकता है? गुड आफ्टरनून। देखिए टाटा केमिकल तो डेफिनेटली ये स्टॉक क्लियरली एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज ये स्टॉक में दिख रहा है। एक मैसिव रैली रिसेंटली आई थी, फिर एक प्राइस कंसोलिडेशन एज वेल एज टाइम कंसोलिडेशन ये स्टॉक में दिखा था, और अभी जो उसकी हायर डिग्री अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर दी है। आज की प्राइस एक्शन देख के स्टॉक में डेफिनेटली लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आपको ये स्टॉक में 1200 के ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे होल्ड करने हैं, बट फ्रेश बाइंग भी करंट लेवल पे की जा सकती है। यहाँ पे 1158 का स्टॉप लॉस होगा, और प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ में ही आपको 1220 से लेके 1235 के लेवल्स टाटा केमिकल में दिख सकते हैं। टाटा केमिकल 1180 की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ सुबह, ये जब हम पहला सौदे की शुरुआत करते हैं और पोस्ट मार्केट ओपनिंग ये पहला ट्रेड था जो कि आज पिक किया गया था। मीनवाइल कुछ देर पहले हमने एक अंबुजा सीमेंट्स का ट्रेड लिया था, 5-7 रुपये का, 5-6 रुपये का स्विंग स्ट्रॉन्ग देखे गया वो, और इस बीच आप लेके आइए सारे PSU मिड कैप स्पेशली। लास्ट टाइम मैंने कैनरा बैंक को स्किप कर दिया था, मेरे ख्याल से अब कैनरा बैंक जो है उस लेवल को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ, यस एग्जैक्टली एट 22850 अब डे हाई की जोन में। मानस, कैनरा बैंक, RBL, बैंक ऑफ बड़ौदा सारे डे हाई पर, और इनफैक्ट फेडरल बैंक को देखिए एक बार, फेडरल बैंक भी आपका स्क्रीन पर डे हाई के जोन पे, इट्स 12260। और मानस ये चैलेंज कर रहा है सितंबर मिड के हाईएस्ट क्लस्टर को। क्या ग्रैब करना चाहेंगे आप इसमें से कुछ? देखिए, जितने भी स्टॉक्स आपने नाम लिए बैंकिंग क्षेत्र के, इसमें सबसे बढ़िया सेटअप अगर किसी की बात करें तो डेफिनेटली वो फेडरल बैंक का है। फेडरल बैंक तैयार है अपने पिछले हाई जो कि 125-127 की रेंज में था वो ब्रीच करने के लिए, और मेरा समझना है कि आज के पैटर्न के बाद वो बहुत ही जल्द आप होता हुआ देखेंगे, और शायद 132 रुपए तक के टारगेट्स आपको फेडरल बैंक में देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 118 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये पोजीशन ट्रेड होगा, और पहला टारगेट 128 रुपए और उसके बाद 132 तक के स्तर भी आपको फेडरल बैंक में देखने को मिल जाएंगे।
फेडरल बैंक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 132 की तैयारी, और ये छोटे बैंकों का जोश बढ़ता हुआ इस समय। सिटी यूनियन बैंक का जिक्र हुआ था, फेडरल बैंक में भी काफी ज्यादा मोमेंटम, ये पूरा पॉकेट है जहां पर हरकत देखने को मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो आज बिल्कुल चला नहीं, और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर अच्छा खासा भार देखने को मिला है, और आवाज के दर्शकों को सरप्राइज नहीं होना चाहिए आज की इस बिकवाली को देखकर, क्योंकि आज सुबह में जब हम ग्लोबल मार्केट्स की चर्चा नीरज जी से कर रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि देखिए रुपया कमजोर खुलेगा। ठीक वही हुआ है, रुपए की चाल आपने देखी है, 82 दरअसल 42 तक का लो इसने छुआ, उसके बाद थोड़ा सा संभला है, लेकिन 82 के दायरे में ही इस समय बना हुआ है। और दूसरी बात उनकी थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए आज दरअसल डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और रुपए की कमजोरी एक नेगेटिव फैक्टर है। यहां पर चल क्या रहा है, इतना प्रेशर क्यों है, और कितनी और शायद बिकवाली देखने को मिल सकती है, उसका अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं। नीरज हमारे साथ स्टूडियो में है। तो जैसे आपने सुबह में कहा था, ठीक वही हुआ है, बीपी एचपी सबकी धुलाई हो रही है। सिचुएशन कितनी गंभीर है इनके लिए? सिचुएशन हर्षदा बहुत सीरियस है एक्चुअली ओएमसीज के लिए। तमाम रिपोर्ट्स अगर आप देखें पढ़ें तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि जो इनके जो मार्जिन्स हैं वो बुरी तरीके से हिट हुए हैं दो रीजन से। पिछले 6 महीने से प्राइस फ्रीज है, तो प्राइस हाइक आप ले नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आपका जो इंपोर्ट है वो लगातार करेंसी की वजह से आपको जो क्रूड की नरमी का फ़ायदा मिलना चाहिए था वो सबसाइड हो गया, और अब क्रूड ऊपर भी जा रहा है। तो तीन तरफ से मार पड़ रही है। इसीलिए जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं कि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस क्वार्टर में करीब 21,500 करोड़ का नेट लॉस होगा, जो पिछले क्वार्टर में 18,500 करोड़ था, यानी उससे भी बढ़ के लॉस होने की पूरी संभावना है। जो इनका जीआरएम है उसमें तकरीबन 7 से 8 डॉलर का कम से कम नुकसान होगा। देखिए, जीआरएम तब आपका इंप्रूव होता है जब आप प्राइस हाइक लेते रहते हैं। आप प्रोसेस उतना ही कर रहे हैं, लेकिन प्राइस आपका फ्रीज है, करेंसी आपकी ऊपर जा रही है, तो आपके पास कोई लिवरेज नहीं बचता है कि आप उसको कर सकें। जुलाई महीने में, अगस्त महीने में सीजनली डिमांड नीचे रहती है डीजल की, इस वजह से वहाँ से भी आपको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हर तरफ से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे मार पड़ी है, जिसका असर आपको इनके स्टॉक्स में देखने को पड़ा। रॉक बॉटम प्राइस पे उसके बावजूद गिरे हैं, तो ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनकी ज़्यादा स्थिति खराब है। दूसरा, जो डॉलर वाला कंसर्न है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा क्रेडिट पॉलिसी के दिन आरबीआई गवर्नर ये कहा था उन लोगों से कि आपकी जो क्रेडिट लाइन है $9 बिलियन की, आप उसका इस्तेमाल करिए, स्पॉट से मत खरीदिए। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इनको डॉलर चाहिए होते हैं खरीदने के लिए कि जो संभव नहीं है। इसीलिए इनकी जो डिमांड आ रही है लगातार, उसकी वजह से डॉलर में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। तो डॉलर की मजबूती इनके लिए मुश्किल कर रही है। मार्जिन इंपैक्ट हो रहे हैं। सिंगापुर डॉलर मार्जिन को आप देखिए बिल्कुल नीचे जा चुके हैं, और प्राइस हाइक न ले पाना इनके लिए बड़ी मुश्किल है। और अब तो इलेक्शन का टाइम है, तो शायद दिसंबर तक और न ले पाएँ। तो कुल मिला के आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए देखेंगे तगड़ा नुकसान इस क्वार्टर में आएगा। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छे दिन नहीं है, उनके भी रिजल्ट्स काफ़ी कमज़ोर आने की संभावना है। नीरज, थैंक यू। हाँ, तो पास ऑन कर सकता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहुत पास ऑन कर पाएंगी क्या? वो नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो नहीं कर पा रही। ऑयल सिटी गैस भी कब तक कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप उनके बारे में सोचिए जिन्होंने पिछले साल अपनी गाड़ी कन्वर्ट की डीजल से सीएनजी, ये सोच के कि बहुत फायदा होगा, और अभी वो लाइन में लगते हैं आधे घंटे की। पहले वर्थ इट था, हाँ। और फर्क रह गया सिर्फ 5 या 6 रुपए का। तो इसके लिए बाय द वे निफ्टी ग्रीन में आने वाला है। नीरज जी, थैंक यू ये पूरी जानकारी देने के लिए हमको ओएमसीज पर। सेंसेक्स तो ग्रीन में आ गया एक्चुअली, निफ्टी ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला है, 5 ही पॉइंट नीचे रह गया अब इस समय निफ्टी। जरा चार्ट देखिए एक बार निफ्टी का, ये देखिए क्या जबरदस्त तेजी आ रही है। एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं। एक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन देखिए, नॉर्मली हम बात नहीं करते हैं स्टॉक की, लेकिन आज हैवी वॉल्यूम्स के साथ इसमें अच्छा खासा मूव आप देख रहे हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ये देखिए, ये जरा एकदम से ब्रेकआउट, इसमें 15% एक्चुअली ऊपर एकदम से भागा ये स्टॉक। पता नहीं कोई न्यूज़ है या नहीं जो मैंने मिस कर दिया हो, लेकिन एक्चुअली सभी PSUs, STC देखिए, STC में भी एकदम से काफ़ी तेज़ी आई है। एक दो और कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जिसमें काफ़ी एकदम से तेज़ी आई है। महिंद्रा CIE में एकदम से बड़ा मूव आया है, तो वहाँ पर इस समय एक अच्छा खासा मूव दिख रहा है आपको। और जरा इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स में ये तेज़ी आई कहाँ से, और जो रिकवरी वो आई कहाँ से। कोटक महिंद्रा बैंक का इंटरडे लेकर आई। इनफैक्ट पूरा का पूरा बैंक निफ्टी, कोटक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, ये सब के सब जो हर्षिता सुबह बात हो रही थी कि फर्स्ट हाफ में जो ट्रेड मिलेगा वो शायद बाय ऑन IT और सेल ऑन बैंक्स, लेकिन सेकंड हाफ में अगर वो ट्रेड रिवर्स होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सल मिलेगा आपको। और बैंक निफ्टी ने वापस अपने जो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको डिफेंड करके मूव दिया है आज। मेरे ख्याल से अगर अब आज का जो लो है वो सैक्रोसैंक्ट है, अगर आज का लो डिफेंड हो गया
मंडे ऑनवर्ड्स जी। इन ग्लोबल के उसके चलते, तो मेरे ख्याल से वो जो डीकपलिंग की थ्योरी है वो इंटैक्ट रहेगी और मार्केट यहाँ से भी मेरे ख्याल से एक और अटेम्प्ट मारेगा निफ्टी पर 17,500 का और बैंक निफ्टी पर 39,500 का। वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि आज का एक्शन देखते हुए कि वीकेंड से पहले इस तरीके की क्लोज, हालांकि अभी आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो एक्शन है ये काफी पॉजिटिव है बुल्स के लिए। इस पॉजिटिव एक्शन के पीछे थोड़ा सा हाथ डाउ फ्यूचर्स का भी हो सकता है। 42 पॉइंट्स की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे थे तो करीब 37 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ही घूम गया है और इंडिया विक्स का आंकड़ा आपने देखा जो 19 के आसपास था, इस समय वो 18.78 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो थोड़ा सा रिवर्सल डेफिनेटली वहां से भी उसकी भी मदद हुई है। जी हाँ। और हर्षदा एक और चीज़ देखें आप, जब हम 2 बजे की कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, एक बार डायरेक्टर साहब वो बैंक निफ्टी की जरा स्लाइड्स लेके आइएगा प्लीज़। एक आज के सुबह के ब्रेकडाउन और फॉरेक्स मार्केट में जो हुआ और क्रूड को देखते हुए जो 39,000 पे कॉल राइटर्स थे, जब हमने 2 बजे का अपडेट लिया था, जरा एक बार वो दिखाइए और अब एग्जैक्टली वो दिखाइए। अब 39,000 में करीब 23 लाख, कितना अंतर आ गया 2 से लेके अब तक। और आप ये देखिए कि एग्जैक्टली अब पिछले आधे पौन घंटे में हर्षदा, जो जिस पुट राइटर के पास कन्विक्शन नाम की चीज़ नहीं थी, 13 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में अब वो देखिए 39,000 पे 20 लाख पुट जुड़े हैं। अब इसका इंट्राडे ओआई बिल्डअप कहीं ना कहीं मैच कर गया 39,000 की कॉल के इंट्राडे बिल्डअप को, जो कि मॉर्निंग में हुआ था। दैट्स ह्यूज। पिछले 1 घंटे में ये बदलाव हुआ है। ओके, यहाँ से कुछ ट्रेड्स पिक करते हैं। याद रखिएगा 4 का चौका हमारा खास डेडिकेटेड सेगमेंट, और आज से याद रखिएगा इस सेगमेंट में जो हम चारों जो ट्रेड्स हैं वो एक साथ लेंगे, और ताकि आपको अगर आप देखें एक सिंगल ट्रांच में सारे ट्रेड्स के विकल्प मिल पाएँ। और इस कड़ी में आज जो पहला ट्रेड होगा, याद रखिएगा सस्ता ऑप्शन, ये मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस बताइए क्या पिक कर रहे हैं, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त, और स्विंग भी मार्केट्स में काफी अच्छा खासा है। देखिए, खरीदारी करेंगे बीएल के ऑप्शन। तो बीएल के ऑप्शन खरीदारी करने का रीजन ये है कि कल 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे, आज मॉर्निंग में हमने करेक्शन देखा, लेकिन लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और बीएल ने आज के जो हाईज थे, मॉर्निंग के हाईज थे, उसको ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि स्टॉक 110 की तरफ जा रहा है, इसलिए 106 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे इनफैक्ट, और ऊपर की तरफ 6 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर सेट करेंगे। तो 106 का बीएल का कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। बीएल का ऑप्शन आपको बाय करना है। बीएल कुछ देर पहले हम देख ही रहे थे चार्ट्स पे आपकी स्क्रीन पर, बीएल एट डे हाई, और यस स्विंग अगर आप देखें अच्छा खासा आया है 106.40, पिछले आई थिंक वो 26 सितंबर का हाई इसने काट दिया है। ओके, स्ट्रॉन्ग स्विंग डे हाई की ट्रेजेक्टरी में बीएल आके इस वक्त ट्रेड करता हुआ। सस्ता ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब लेते हैं यहाँ पर आशीष बहती जी से चार्ट का चमत्कार। आशीष जी क्या पिक करेंगे आप? वीरेन जी, मैकडॉवेल्स यूएसएल डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार हमने ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन जो आज का वापस प्राइस एक्शन बना है काफ़ी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी इसमें एक ट्रेड बनाना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 920। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 860 का इस पे। ओके, आपकी स्क्रीन पे आएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स और 876.95 पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और एक कल यूबीएल की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग थी, आज इसने लीड किया है। अब चलते हैं राजेश सतपुत्र जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, देखिए नजर तो बैंकिंग स्टॉक्स पे है। मेरे हिसाब से जिस तरह से इंडसइंड बैंक घूमा है 1200 का सपोर्ट लेके, उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे फिर से बाइंग इनिशिएट होनी चाहिए। हमने इसमें देखा था कि करीबन मंगलवार के दिन एक ब्रेकआउट हुआ था, कल का दिन पॉज था, और आज मुझे लगता है वो जो स्ट्रेंथ है वो रिगेन करने की कोशिश हो रही है। तो ये जो 1200 के ऊपर इंडसइंड का जो बाय बनता है, तो स्टॉप लॉस आप रखेंगे 1200 के नीचे, प्रोबेबली 1190 थोड़ा सेफर स्टॉप लॉस होगा। इसका जो टारगेट सेट करना है आपको, पहला टारगेट होगा 1260 का। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके दे रहा हूँ क्योंकि दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। सो 1260 ही इसका पहला टारगेट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1280 तक की जगह बना रहा है। तो 1260 से 1280 ये इंडसइंड बैंक का टारगेट है। इंडसइंड बैंक बाय कीजिएगा, और ये पहला वो स्टॉक जिसने कर्व लिया था बेहद शानदार। आई मीन 2 बजे के आज कार्यक्रम में आसपास जो पहला जो स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में
था वो था इंडसइंड बैंक, और इसकी जो 1200 की एट द मनी और 1220 की जो कॉल्स थी वो डे हाई पे फ्लोट कर रहे थे, और अभी भी राजेश जी पिक कर रहे हैं इस स्टॉक को लॉन्ग साइड के लिए। राजेश सतपुते जी के पास के बाद अब चलते हैं अग्रवाल साहब के पास, आज का मिड कैप फंड। अग्रवाल साहब, आपका मिड कैप फंड आज क्या रहेगा? मेक मनी फाइन कैम। जिस तरीके से कॉस्टिक में डिमांड बढ़ी हुई है और इस कंपनी ने अभी हालिया में एक नया प्लांट कमीशन किया है 1,06,000 मेट्रिक टन्स का कॉस्टिक का और 36 मेगावाट पावर का, जिसके बाद इनकी टोटल कैपेसिटी 4 लाख की तो कॉस्टिक की हो गई है और 13.2 पावर का हो गया है, 132 पावर का हो गया है। अगर आप देखें तो पहली तिमाही के जो नतीजे थे बहुत शानदार आए थे। टॉप लाइन में करीब 84% की बढ़त थी, बॉटम लाइन 3 गुना हो गया था, वॉल्यूम में भी बढ़त थी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 87% के सामने करीब 94-95% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको आने वाले अगर 3 से 6 महीने के लिए अगर रखा जाए तो हम इस वक्त मेक मनी फाइन कैम को रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, मेक मनी फाइन कैम आज की फंडामेंटल कॉल है, इस ट्रेडिंग एट 1674 पे ट्रेड कर रही है। मैं आपको इन चारों ट्रेड्स को अगर आप देखें एक बार यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ। यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी सस्ता ऑप्शन से, मानस जी ने जो BL का ट्रेड पिक किया था और 106.40 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे इसकी कॉल पिक की थी मानस जी ने और लगभग 360 पे ट्रेड कर रही है, 6 रुपये का अगर आप देखें तो यहाँ पर लक्ष्य है, 250 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद हम गए थे आशीष बहती जी के पास और उनसे लिया था आज का जो हमने स्टॉक, उसमें उन्होंने USL रिकमेंड किया था आशीष बहती ने 4 का चमत्कार में, करीब 920 का टारगेट है यहाँ पर। आज का FNO सुपरस्टार राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आया था और उनका कन्विक्शन कॉल था इंडसइंड बैंक बैंकिंग स्पेस में, और राजेश अग्रवाल जी ने अभी मेक मनी आपकी स्क्रीन पर रखा एज ए मिड कैप फंड। हर्षदा। हाँ, तो ये 4 ट्रेड जहां पर एक मौका और सारे के सारे ट्रेड्स तेजी की तरफ हैं और तेजी होनी ही चाहिए क्योंकि स्क्रीन पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। निफ्टी कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में आया जरूर और इस समय भी 17,322 तक के लेवल्स, दरअसल 17,334 डे हाई था सुबह में, इस समय हम 17,337 को छूकर अब 323 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिवर्सल हुआ है और अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और अच्छा रिवर्सल 3-4 स्टॉक्स में भी मिल रहा है हर्षदा, रॉन्ग मतलब नेगेटिव साइड पे भी। हीरो मोटोकॉर्प देख लीजिए, अब इस समय रेड में आ गया। जब हमने दिन की शुरुआत की थी तो हीरो मोटोकॉर्प सेकंड टॉप गेनर था मेरे ख्याल से टाइटन के बाद, और अब देखिए एकदम बिल्कुल कंप्लीट रिवर्सल इस समय आप देख रहे हैं। बाय द वे निफ्टी का इस समय पुट कॉल रेशियो एग्जैक्ट 1 पे है तो बिल्कुल जैसे कहते हैं नो मैंस लैंड। एक आध और स्टॉक्स लेकर आते हैं। सिटी यूनियन बैंक, कल हम सिटी यूनियन बैंक की बात कर रहे थे कि एक दो स्टॉक्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जहां पर मार्केट काफ़ी ट्रैक्शन दिखा रहा है, जैसे फेडरल है या सिटी यूनियन है या करूर वैश्य है, जहां पर आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है और वहां पर मार्केट ने काफ़ी एक्टिविटी देखी। बैंक ऑफ बड़ौदा का मूव देख लीजिए, फेडरल बैंक का मूव देख लीजिए। सेकेंड टियर बैंक्स में हर्षदा काफ़ी तेजी है और इवन RBL बैंक भी चल रहा है, उससे थोड़ा डर लगता है भले, लेकिन सेकेंड टियर बैंक्स में इस समय काफ़ी तेजी है और इसका मेन कारण जो है वो ये है कि सेकेंड टियर बैंक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है। जब कोविड के बाद मुझे याद है पॉलिसी वगैरह में बात करते थे तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर निकल के आ रहा था कि सेकेंड टियर बैंक्स के लिए आगे जाने वाला टाइम बहुत टफ होगा और काफ़ी ज़्यादा NPAs बढ़कर आने वाले हैं, लेकिन हुआ उसका उल्टा। एक्चुअली लोगों ने पहले काफ़ी अपने आप को डिसिप्लिन किया लेंडिंग को लेकर और अपनी बुक्स में काफ़ी सुधार किया, तो इस समय जो सेकेंड टियर बैंक्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और सिटी यूनियन बैंक देखिए इस समय कितना एकदम राजेश, सिटी यूनियन बैंक पर कोई व्यू है क्या? काफ़ी समय से आउट परफॉर्म कर रहा है। सर कौन से राजेश? आप ही बताइए सर, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए बहुत शानदार बैंक है। अगर आप देखो तो जिस समय दूसरे बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे थे उस समय भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अब इस तिमाही में जो नतीजे आए वो बेहतर आए थे, खास करके इस वजह करके जो NPA ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुके हैं वहाँ से रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई और ऐसी उम्मीद की जा रही है। जो लगातार इनके MD हैं कामाकोड़ी साहब, उन्होंने बार बार ये कहा है कि रिकवरीज पे बहुत ध्यान दिया हुआ है उन्होंने। NPA एसेट क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी है, NIMs अच्छे
अच्छे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो साउथ बेस्ड छोटे बैंक्स है उसमें ये आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए और रेदर मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए कम से कम 2 क्वार्टर्स के होराइजन के साथ और बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं इसमें। तो 2 क्वार्टर के लिहाज से आपके लिए एक मौका तेजी करने का 180 का कॉल सुझाया था मानस ने। एक बार देख लेते हैं कि वो कहां पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 180 का कॉल जो मानस ने सजेस्ट किया था लेकर चलें, इस समय 660 के आसपास है। उसका टारगेट वैसे 10 रुपए का था। अच्छा, कुछ और ट्रेड जो थोड़ा बहुत हरकत दिखाने लगे हैं उस पर राय समेत आप दीजिएगा। एक तो सन टीवी, अब सन टीवी पर ज्यादा लोग भरोसा करते हैं नहीं, लेकिन जब मोमेंटम आता है तो अच्छा खासा पैसा कमा कर देता है। आप देखिए 2.5% तक की तेजी, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी यहाँ पर डिसेंट होता हुआ दिखाई दिया आज के दिन। 542 पर कोई ट्रेड है क्या? जी हाँ सर, देखिए काफी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट सुबह से हम ये स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पूरे 2021 में ये स्टॉक ने लगभग 4 से 5 बार ये जो 535 540 का जोन है वो उसने रीटेस्ट किया था और वहां से हम करेक्शन देख रहे थे। बट आज ये स्टॉक ने वो जो 535 का एक नेकलाइन है वहां से सरपास किया हुआ एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है। तो यहाँ से द काइंड ऑफ वॉल्यूम दैट वी हैव सीन ओवर द पास्ट 2 डेज, तो यहाँ से इंडिकेशंस है अगर इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट के पास अगर वॉल्यूम्स भी आते हैं तो यहाँ से इस बार ये ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। इसलिए 560 565 के आप नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट ये स्टॉक के लिए मान के चल सकते हैं। करंट लेवल से भी अगर कोई बाय करता है तो एक 522 का स्टॉप लॉस होगा, 560 565 के इसके नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे। 560-65 के आसपास के टारगेट्स आ सकते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्लोज क्या होता है और अगले हफ्ते ये कितना मोमेंटम पकड़ेगा। ओएनजीसी स्क्रीन पर रखिएगा। ओएनजीसी अब 1% ऊपर है, 134 के आसपास। में कच्चे तेल पर ध्यान दे रही थी, 94-95 तक के लेवल्स ब्रेंट के समय है, तो ज्यादा कुछ बदला है नहीं, वो उसी दायरे में 94.5 और 95 के बीच कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ। लेकिन ओएनजीसी में हल्का सा एक अपटिक आना शुरू हुआ है। अमित सेठ, इस पर नजर डालें। 134 क्या कोई ट्रेड है जो लिया जाए? अर्शिता मैम, स्टॉक ने अपना 50 डेमा क्रॉस किया है, तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में माने चार्ट पैटर्न तो वैसे नेगेटिव है, बट रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे खेला जा सकता है। फॉर वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस उसका रखेंगे लगभग 130 का, और मुझे ऐसा लगता है 200 डेमा एक बार ये टेस्ट कर सकता है लगभग 140 के लेवल में। तो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से इसमें एक बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। लिहाज से शायद एक बाय का ट्रेड ओएनजीसी में इस समय स्क्रीन पर तो दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत हरकत इस काउंटर में। लेकिन वही यूजुअल सस्पेक्ट्स है, बैंकों ने बाजार को नीचे खींचा था, बैंकों का ही सहारा है। हालांकि निफ्टी बैंक 39 174 175 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आशीष बहेती, अगर इस समय आपने एक फ्रेश व्यू लेना हो निफ्टी बैंक की चाल पर, वो ट्रेड क्या होगा? क्या 39 100 150 के ऊपर एक तेजी का ट्रेड के फेवर में हैं आप या नहीं? जी हर्षदा मैम, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में इंट्राडे रिकवरी देखने मिली काफ़ी इंप्रेसिव है, और 20 डेमा के आज भी एक अटेम्प्ट जरूर लिया था टच करके क्रॉस करने का, वो थोड़ा सा फिजल आउट होता रहा, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे भी ज़रूर तेज़ी की तरफ ट्रेड बनाना चाहिए। बैंक निफ्टी में 38,900 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाए, और अगर ये 20 डेमा क्रॉस कर जाता है, मैं स्पॉट्स के लेवल्स बता रहा हूँ, तो ये 39,600 तक के भी लेवल्स में जल्दी देखने मिल सकते हैं। जी, मार्केट पे एक बार थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर ऑलमोस्ट लाइक एल्गो जैसे ग्रीन में आता है, हल्की सी सेलिंग आ जाती है। वापस निफ्टी 20 पॉइंट नीचे हो गया, हालांकि कोई ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा आप वापस इस पर प्रेशर देख रहे हैं। इवन बैंक निफ्टी भी, हालांकि बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस क्लियर है, जो लोअर लेवल से पूरी की पूरी रिकवरी है वो बैंक निफ्टी की वजह से ही आई है। लेकिन अब TCS एक्चुअली लो पॉइंट पर जा रहा है, जो एक सुबह भी बात हो रही थी कि शायद मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, IT ऊपर स्टार्ट करके नीचे जाए और बैंक्स नीचे स्टार्ट करके ऊपर आए। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके की ट्रेड्स मार्केट में मिल रहे हैं। आप एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जरा पता करते हैं कि डीलिंग रूम से उनको क्या खबर मिल रही है। यतिन? तो अनुज, अगर हम बात करें डीलिंग रूम के सेटअप की, तो ऑब्वियसली फिर से जैसे कि आपने कहा थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है, एल्गो ट्रेड्स इन प्लेस हैं, तो बहुत स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस आपको बाजार में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हैं ओवरऑल, लेकिन 2 स्टॉक्स डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं। सबसे पहले टाटा केमिकल्स, हमने देखा है कि सोडा ऐश के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं यूरोप में, जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह से,
जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली टाटा केमिकल जैसी कंपनी को हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है, और इसीलिए यहाँ वो एक BTST की ट्रेड ले रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक में यहाँ से 25 से 30 रुपये का अपसाइड आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलना चाहिए। तो ये फ्लोज पे जो है यहाँ ट्रेड इनिशिएट की जा रही है। दूसरा स्टॉक इंडसइंड बैंक, निफ्टी बैंक का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जहाँ ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आज के दिन में, पिछले आधे घंटे 45 मिनट्स का प्राइस वॉल्यूम एक्शन देख लें तो आपको दिखेगा कि काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है। पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि 40 से 50 रुपये का अपसाइड यहाँ होना चाहिए, और ऑब्वियसली यहाँ बाजार में फंड रेजिंग की भी थोड़ी बहुत बज़ चल रही है। अक्टूबर सीरीज़ की बात करें तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है लॉन्ग्स की तरफ। तो ये एक स्टॉक है बैंकिंग पैक में जहाँ डीलिंग रूम्स अपनी सिलेक्टिव ट्रेड्स ले रहे हैं। जी हाँ, इंडसइंड बैंक 12-13 पे थी, अभी अच्छा खासा डिस्कशन इस स्टॉक पे हुआ भी, और राजेश सतपुते जी ने इसको अपना कॉल भी अगर आप देखें आइडेंटिफाई किया था। टाटा केमिकल पे सुबह से अगर आप देखें आवाज़ पे अपने लॉन्ग ट्रेड्स काफ़ी देखे हैं, और ये दोनों ही कॉल्स डिसाइसिवली डिस्कस हुई भी इस कार्यक्रम में। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, टाटा कम्युनिकेशन आज सुबह आशीष बहती जी की कॉल थी, इट्स 12:21, करीब 33 रुपये ऊपर, 0.3% ऊपर है। हमने डिस्कशन फेडरल बैंक पे भी किया। एक बार जरा NBFCs में भी और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के जंक में लेट्स ब्रिंग मुथूट, इसको भी यहाँ देख लेते हैं, निपटा लेते हैं थोड़ा सा। इट्स 1057। एक बार अमित सेठ जी जरा इसका चार्ट देखिएगा, और करीब 1057 पे आज इसने मेरे ख्याल से 18 अगस्त के बाद फर्स्ट टाइम एक अटेम्प्ट लिया है इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलने का। और इस बार मैं देख रहा हूँ, लास्ट जब अटेम्प्ट था 27 और 28 सितंबर को इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलने का, तो वॉल्यूम्स पिक होने की टेंडेंसी थी इसमें। आज 1057 पे कोई खास पर्टिकुलर लेवल जिसके ब्रेक होने का आप इंतजार करेंगे इस स्टॉक में, और क्या एनकरेज कर रहा है आपको ये स्टॉक थोड़ा सा लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से? वीरेन जी, ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। इसमें कुछ दिनों पहले एक शेकआउट पैटर्न विजिबल है, जिसमें सारे जो भी लॉन्ग से शेकआउट हो गए थे, एक बहुत बेरिश कैंडल बनी थी। नेकलाइन ऑफ दिस पैटर्न कम्स एट अराउंड 1070 के आसपास, और स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस आल्सो। स्ट्रेंथ इसमें थोड़ी बहुत विजिबल है। मुझे ऐसा लगता है अगर 1070 की नेकलाइन ये क्रॉस करती है तो डेफिनेटली देन ये 1120 1130 की तरफ जा सकता है। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर इट टू क्रॉस 1070। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है तो उसमें बने रहें, और स्टॉप लॉस अपना लगभग 1040 का रखें। तो ये फिलहाल एक ट्रेड मुथूट फाइनेंस में साफ तौर से बनता हुआ। इस समय जो आखिरी, अब हम 22 मिनटों के ट्रेड में उतर रहे हैं। याद रखिएगा आज फ्राइडे का सत्र है, एक वीकेंड सेशन में हम उतरेंगे। मार्केट थोड़ा सा निफ्टी खास तौर से 17,300 के आसपास सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और निफ्टी बैंक भी भले ही 135 पॉइंट नीचे दिखेगा आपको, लेकिन 39,100 के ऊपर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप कहते हैं ना, थोड़े बहुत पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है, अब हम वीकेंड में उतर रहे हैं, अब अगले हफ्ते जब हम आएंगे एक बहुत हैवी इवेंट वीक में हम उतरेंगे। 5-6 दिग्गज कंपनियों के नतीजे, अब तक हमने टेक्नोलॉजी कंपनियों की बात की, लेकिन इसमें HDFC बैंक भी आएगा, कुछ और 2 व्हीलर कंपनियों के भी नंबर्स आएंगे। ये आपको लग रहा है दायरा कुछ बढ़ेगा या फिर इसी जोन में हम घूमने वाले हैं? इसी जोन में घूमने वाले हैं आशिता, और ये इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा देखिए मार्केट में। एक आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आपको मैं एक एनेक्डोट देता हूँ कि किसी भी मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा जो है पूरे साल में, हर्षदा, पूरे साल में 9 या 10 दिन में बनता है। उसके अलावा बाकी दिन मार्केट जो है मोर और लेस कंसोलिडेट करता है। अदरवाइज सिर्फ 9 या 10 दिन पूरे साल में ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट एक तरीके का कंटिन्यूस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है। तो मेरे ख्याल से इस समय मार्केट ने आपको जो मार्केट का मैसेज है वो बहुत क्लियर आपको रेंज दे दी है। 17,240 जो मैं सुबह भी डिस्कस किया था, उसको आप थोड़ा और नीचे लेके जाना है, चाहे आज का लो पकड़ लें 17,210, 17,200 ब्रॉडली, और ऊपर में 17,421 से स्टार्ट होता है। 17,421 50% रिट्रेसमेंट जोन है निफ्टी के पूरी फॉल का। तो 17,421, और फिर जो ऑप्शंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और जो निफ्टी का मूविंग एवरेज भी है 17,500। तो मेरे ख्याल से इस रेंज को अब आपको स्मार्टली प्ले करना है। 17,200 के करीब आए खरीदिए, 17,400 के करीब आए प्रॉफिट बुक करिए, और अगर दोनों में से कोई भी रेंज ब्रेक होती है 17,500 ऊपर में और 17,200 नीचे में, तो उस तरफ ट्रेड करिए। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आ जाएगा रात को, जो यूएस के डेटा आएंगे, नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आएंगे यूएस के सितंबर में, तो वो हमको देखना है कि कितने वहाँ पर जॉब्स ऐड होते हैं, क्योंकि उससे डिपेंड करेगा कि जो मार्केट है वो कहाँ जा रहा है। एक बॉन्ड यील्ड जो है यूएस की, वो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है ट्रैक करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड अब उस हिसाब से घूमेगी कि इन्फ्लेशन
पीक हो चुकी है नहीं हो चुकी है। पिछले हफ्ते बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर पहुंच गई थी, वो मेरे ख्याल से 3.7% पर आ गई है। तो अगला मूव कहाँ आता है बॉन्ड यील्ड का? अगर 3.5% के नीचे आएगा तो इमर्जिंग मार्केट में बड़ी रैली आएगी। अगर बॉन्ड यील्ड वापस 4% के ऊपर जाएगा तो इमर्जिंग मार्केट में बड़ी डिक्लाइन आएगी। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा मार्केट में अगले कुछ दिनों में ये डेटा को देखिए, डॉलर इंडेक्स और इन सब को देखिए। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर तो हर डिक्लाइन में अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, SIP करिए और शांति से बैठिए। राजेश अग्रवाल, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स शायद इस डिप में आप हमेशा कहते आए हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत सारे मार्केट मौके देता है और ये शायद फेज वो मौके वाला है। आपका गट फील क्या कह रहा है? कन्विक्शन कहाँ पर है? कोई ऐसा खास सेक्टर जो आपको लग रहा है विनिंग सिचुएशन में रहेगा, या फिर आप एक स्कैटर्ड अप्रोच अपना रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स पिक कर रहे हैं? देखिए, जैसे अभी अनुज ने कहा ना कि जो निवेशक है उसके लिए तो बेहतर ये है कि जब गिरावट आए अच्छे स्टॉक ले और चुपचाप बैठे। तो मैं भी वही फिलॉसफी का कायल हूँ और हमेशा मैंने यही कहा है। और इस वक्त अगर सेक्टर वाइज कहा जाए तो हम 2 सेक्टर में बहुत बुलिश हैं, एक तो केमिकल्स में और एक सीमेंट में। बट वैसे मेरी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहती है। अगर केमिकल्स की बात की जाए तो हमने थोड़ी देर पहले दीपक नाइट्राइट की जिक्र करी थी, मेगमनी, फिनकैम का भी जिक्र कर लिया। मुझे लगता है कि ये 2 स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। सीमेंट की अगर बात की जाए तो जिस तरीके के सरकार का रवैया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे या रियल एस्टेट में जिस तरीके की बढ़त देख रहे हैं हम, इवन जो अदानीज के अधिग्रहण के बाद जो कंसोलिडेशन का एक फेज़ हमारे हिसाब से चलने वाला है इस पूरे सेक्टर में, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा आपको अक्यूमुलेट करने के लिए। अंबुजा में हम बुलिश हैं। जिस तरीके से मैनेजमेंट ने लगातार ये कहा है कि वो एक्सपेंशन करेंगे आने वाले दिनों में, उनके ऑनगोइंग एक्सपेंशन छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान वगैरह में ऑलरेडी चल रहे हैं, वहाँ एक बड़ी अपसाइड हो सकती है। और दूसरे, अगर किसी को अंबुजा में नहीं पोजीशन लेनी हो तो मैं समझता हूँ अल्ट्राटेक या उसका होल्डिंग कंपनी जो ग्रासिम है वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। ग्रासिम में खास करके इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें न केवल अल्ट्राटेक की होल्डिंग है, उसके अलावा ABCL की होल्डिंग है, आइडिया के कुछ शेयर होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा उनके जो VSF के बिजनेस है वो अच्छे चल रहे हैं, पेंट में वो नए एक्सपेंशन कर रहे हैं और वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही सस्ते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ग्रासिम, अंबुजा, ये कुछ एक सीमेंट की कंपनियां हैं या फिर केमिकल जैसे कि हमने मेगमनी, दीपक नाइट्राइट वगैरह डिस्कस किया, वहाँ ध्यान देना चाहिए। ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। पावर स्टॉक्स में एकदम से तेज़ी आ रही है। ज़रा एक बार स्टॉक्स लेकर आइए। पावर ग्रिड और NTPC दोनों निफ्टी का पार्ट है और दोनों इस समय डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं और ख़ासतौर से पावर ग्रिड में तो अच्छी खासी इस समय आप तेज़ी देख रही है। देखिए, पावर ग्रिड का शेयर करीब करीब 3.5 रुपये ऊपर है और NTPC भी ऊपर है। पावर ग्रिड में पिछले हफ्ते जो एक इशू हुआ था कि क्या उनको REC की शेयर होल्डिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई थी। इनफैक्ट इसका एक महीने का चार्ट लेकर आइए पावर ग्रिड का, और उसके बाद इशू यही बनकर आया था कि क्या, क्योंकि PSU कंपनी है और पावर ग्रिड में अच्छी खासी रैली बन रही थी उससे पहले हर्षदा, एक कंटिन्यूसली जो है एक कंसिस्टेंटली स्टॉक ने आउटफॉर्म किया था। पावर में काफ़ी टाइम के बाद एक रैली आई थी, 240 से ये स्टॉक गिरा था, उसके बाद 200 रुपये तक, उससे भी नीचे आ गया था। अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, करीब करीब 209 के करीब आ रहा है। तो एक बार जरा राजेश से पूछते हैं, राजेश अग्रवाल जी से पूछते हैं कि पावर ग्रिड पर उनका क्या व्यू है। राजेश, देखिए, ये स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती है, 4-5 की पी पे ट्रेड करता है। बहुत बड़ा लैगार्ड रहा था, कई वर्षों से चला नहीं थे। उसके बाद जब चला, और जैसे कि अभी आपने कहा ना, वो इशू आया था कि PFC REC वाला होल्डिंग इनके यहाँ ट्रांसफ़र होगी, तो लोगों को ऐसा लगा कि कैश निकल जाएगा तो इनके जो EPS है वो करीब करीब 5-6% के कट दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ जो ट्रेजरी इनकम या ब्याज के पैसे आते हैं उस कारण से। लेकिन अब चूंकि वो जो तलवार हट गई है तो मुझे लगता है कि वापस से बाइंग आ रही है और मौजूदा स्तर से करीब 8-10% की बढ़त हो सकती है। और वहाँ पे मैं कहूँगा कि कोई निवेशक अगर हैं तो वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर लें। इस पूरे सेक्टर में अगर कहा जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से हमें लगता है कि एक तो CESC, एक टाटा पावर, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो कि
आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस सेक्टर को वैल्यूएशन के कारण से। CSE को अगर आप देखेंगे तो 8-10 की पी पे ट्रेड कर रहा है, पूरी चेन उनके पास है, फिर वो चाहे ट्रांसमिशन की हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की हो, जनरेशन की हो, सारी उनके पास है। इवन टाटा पावर जो कि EV वाले स्पेस में कह लीजिए या सोलर वाले स्पेस में कह लीजिए, रिन्यूएबल में वहाँ अच्छी बढ़त बना रहा है। उन्होंने अभी अपना स्टेक भी बेचा था रिन्यूएबल में, जिसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी खासी आई थी। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक पे पावर सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। पावर ग्रिड के में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ से 8 से 10% की बढ़त बिल्कुल हो सकती है। किसी को अगर सिर्फ डिविडेंड प्ले करना हो, बहुत अच्छे स्टॉक हैं, PFC, REC, पावर ग्रिड, ये सब अच्छे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTS के क्रम शुरू करेंगे। देखिए डाउ फ्यूचर्स को बहुत देखने का मतलब है नहीं, ये एक इवेंट बेस अगर आप देखें, मतलब डेटा बेस सेशन रहेगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें नंबर्स कैसे आएंगे, उस पर US मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे। बट 30,027 और आपको याद होगा जो US का वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो प्लेस्ड है करीब करीब 30,280 के जोन में। इंटरेस्टिंग सेशन, लेकिन फ्यूचर्स से अगर आप देखें बहुत गैस नहीं कर सकते आप। लेकिन एक काम करते हैं, विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व, अपने मेहमानों को ये बताते हुए कि भाई हम वीकेंड पे थोड़ा रिस्क लेंगे। बताइए मानस, क्या कैरी करेंगे आप लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे? तो देखिए बेट वहां पे लेंगे जहां पर ऐसा लग रहा है कि करेक्शन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और अब एक नया मूव आने वाला है। तो उनमें से एक अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है, जहां पर स्टॉक करेक्ट हुआ, 100 रुपीज टॉप से करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अब एक नया मूव स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि स्टॉक 523 के अहम रेजिस्टेंस को ब्रीच करने वाला है। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करेंगे, करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखेंगे 509 का और ऊपर की तरफ 545 पे टारगेट सेट करेंगे। अंबुजा सीमेंट्स, ये कार्यक्रम में मतलब कमाई का अड्डा में कॉल गई थी, लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2:36 नहीं 2:23 के आसपास। उस वक्त था करीब 515 रुपये 50 पैसे और 522 रुपये नहीं सॉरी 16 रुपये 50 पैसे, 522.30 हो गया। अच्छा स्विंग दिया यहाँ पर। और अमित सेठ जी, आप क्या पिक करेंगे, कैरी क्या करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, मैं ICICI बैंक के साथ जाना चाहूंगा। अलॉन्ग विद इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक की रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट है और अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और इनफैक्ट आज की वॉलेटिलिटी के बावजूद इसने एक बुलिश पिन बार कैंडल बनाया जो कि काफी बुलिश पैटर्न है। तो लॉन्ग की सलाह है, 883 का इसका फ्यूचर्स में प्राइस है। मेरे टारगेट्स लेंगे लगभग 910 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 870 का। ये फिलहाल आपके लिए 910 के लिए एक मौका ICICI बैंक खड़ा कर रहा है। तेजी का ट्रेड जो अगले हफ्ते के लिए यानी कि सोमवार के सेशन के लिए कैरी किया जाए। समित चौहान, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए विद इन द पावर स्पेस HBL पावर एक हमारा प्रेफर्ड स्टॉक रहा है, बट ये स्टॉक में लास्ट 5-8 मिनट में सर्ज आया तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा। 110-108 के आसपास अगर मिलता है तो वो एक स्टॉक का अच्छा प्रेफर्ड बेट हो सकता है। करंट लेवल पे अगर कोई स्टॉक लेना है तो हम यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जाना चाहेंगे। लास्ट फ्राइडे को भी हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया था 835-40 के आसपास। अभी भी हम करंट लेवल से भी रिकमेंड कर रहे हैं। 900 बियॉन्ड के लेवल्स अभी भी हमारे जो टारगेट्स है वो इंटैक्ट है। हालांकि ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। 890 का कॉल ऑप्शन 28 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो हम बाय करने की सलाह देंगे और यहाँ से हमें लगता है कि 900 के बियॉन्ड ये स्टॉक जा सकता है। तो ये ऑप्शन का टारगेट लगभग 51 का होगा, स्टॉप लॉस 16.40 का रहेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए एक मौका। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बार फिर तेजी की पोजीशंस और कुछ देर पहले FNO सुपरस्टार में भी USL ही डिस्कस किया गया था। बहेती साहब, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा मैम, अभी राजेश जी ने केमिकल और सीमेंट डिस्कस किया, उसी के रिलेटेड एक प्ले है रेन इंडस्ट्रीज, जिसमें केमिकल एंड सीमेंट दोनों ही आ जाता है। ये स्टॉक सितंबर सीरीज में एक खराब न्यूज़ के बाद काफ़ी पिटा था, जिनके यूरोप प्लांट के कारण न्यूज़ आई थी और 200 से स्लाइड होकर ऑलमोस्ट 150 तक चला गया था सितंबर सीरीज में। अक्टूबर सीरीज में हम जो डेटा एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें जो शॉर्ट्स के रोल ओवर्स हैं वो काफ़ी कम कैरी फॉरवर्ड हुए हैं और स्टॉक हमें लगता है कि वापस एक पुल बैक जोन में आ रहा है। 20 डेमा को आज इसने वापस एक टच करने की कोशिश की, तो हम इस करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी रेन इंडस्ट्रीज में। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर है क्योंकि अभी भी 20 डेमा के नीचे है, तो इसमें थोड़ा पोजीशन उस हिसाब से देख के बनाएं। 168 का करीब स्टॉप लॉस लगाए और 180 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है इसमें। 180 का टारगेट यहाँ पर रहेगा और देखना ये होगा कि अक्टूबर सीरीज में क्या वो 200 के लेवल्स के पार रेन इंडस्ट्रीज निकलता हुआ दिखाई देगा या नहीं। राजेश सातपुते, आपकी बारी।
प्रशांत जी देखिए, नजर तो अंबुजा सीमेंट पे ही थी। 520 के ऊपर इसका बाय बनता है। मेरा टारगेट रहेगा 550 का, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 515 का। 515 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट। तो के लिए एक मौका आपको मिल रहा है अंबुजा सीमेंट में। इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट एक टॉप पिक निकल कर आया आज क्लोजिंग के सेशन में। यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें, और स्टॉक देखिए करीब 3-3.5% तक की तेजी देखने को दिखा रहा है। और सुबह में अगर आपने इसके चार्ट पर ध्यान दिया होगा तो ऐसा नहीं लगा होगा कि स्टॉक डे हाई के आसपास जाकर टिकेगा, जो है 525 वर्तमान स्तर आपकी स्क्रीन पर। अब इसके साथ ये एक और चीज होगी कि अभी अदानी स्टॉक है। हाँ। तो अब पता नहीं आगे जाके इसका नाम अदानी सीमेंट होगा कि नहीं, या नाम अंबुजा ही रखने वाले, क्योंकि अंबुजा काफी स्ट्रांग ब्रांड है अंबुजा का। तो इसके लिए अंबुजा का नाम चेंज करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन ये मतलब बिहेव तो अदानी की तरह करने लग गया है। ये तो क्लियर हो गया है कि मार्केट कहीं भी जाए ये ऊपर ही जाता है। अच्छा, एक और स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, पता नहीं ये मजगांव डॉक। एक बार जरा मजगांव डॉक का चार्ट लेकर आएंगे। एग्जैक्टली मजगांव डॉक में देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट है, और ऑल टाइम हाई इस समय स्टॉक ने बनाया, फ्रेश ऑल टाइम हाई। इनफैक्ट इस हफ्ते मजगांव डॉक 30% ऊपर है। जी, मैं इनफैक्ट अनुज वही डेटा सामने रखने वाली थी। मैं भी प्रोड्यूसर साहब को मैसेज कर रही थी कि ये वीकली दिखाई है मजगांव डॉक 30% के गेंस। कोची शिपयार्ड में हमने देखा है करीब 20% तक का इजाफा। हम इस हफ्ते कल ही बात कर रहे थे गार्डन रीच की, उसमें भी डबल डिजिट गेंस। मिश्र धातु जैसा शेयर जो वो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाता है, उसमें भी 18% तक के गेंस देखने को मिले हैं। मतलब क्लियरली डिफेंस थीम उससे रिलेटेड जो है उसमें काफी मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से शायद ये थीम प्ले आउट हो रही है। और इनफैक्ट कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने काफी बड़ा पैसा लगाया है। जो जून तक रिपोर्टेड आंकड़ा था, करीब 8 से 10% का एलोकेशन इन डिफेंस कंपनियों में कई सारे डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशनल जो विदेशी फंड हाउसेस भारत में काम करते हैं उनका है। अब पता नहीं इस क्वार्टर में और पोजीशंस बढ़ी है या नहीं, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी ऑर्डर्स भी इन कंपनियों ने बाय की। थोड़ा सा मार्केट ना अब इस फेज में आ रहा है जिसमें मार्केट को हल्का सा भी लगता है ना कि इसका कोई ना कोई भी रिलेशन है इस स्पेस से, तो उसमें बाइंग आ जाती है। जैसे आपने कुछ भी अगर चांस कुछ भी है, जैसे ड्रेजिंग है, आज ड्रेजिंग में भी एकदम से काफी तेजी आ गई, तो वो थोड़ा सा इस समय मार्केट इस स्पेस में ना लिस्टेड स्टॉक्स बहुत कम है एक्चुअली। ये हर्षदा, मैं हमने शो किया था गेस्ट एडिटर का रमेश दमानी जी के साथ 6 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि डिफेंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आएगा इंडिया के लिए, और वही हो रहा है। और जिस तरीके के आपने देखे ही हैं पिछले 6 महीने में जिस तरीके के विमान और जिस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की बात हुई है, तो क्लियरली यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। हालांकि उम्मीद यही करनी चाहिए कि डिफेंस के प्रोडक्ट्स की जरूरत कम से कम पड़े लेकिन क्योंकि देश को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ थोड़े ऐसे नेबर्स बैठे हैं, जैसे कहते हैं ना कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर नेबर्स। तो अब जो हैं नेबर्स वो हैं, तो डिफेंस पे खर्च करना ही पड़ेगा हमको, तो इसके लिए ये आप देख रहे हैं इस तरीके का मोमेंटम। बाकी हर्षदा भी मजगांव डॉक देख रही थी, अनुज भी देख रहे थे, मैं भी यही दिख रहा था। और मैं सोच रहा था अनुज कि शायद CY20 का सबसे दिलचस्प स्टॉक रहेगा HUL, लेकिन इस हफ्ते की प्राइस परफॉर्मेंस के बाद मेरे ख्याल से मजगांव डॉक उसको भी ओवर एक्सीड कर गया। मीनवाइल एक स्टॉक लिखा है ये स्क्रीन पे जो मेरी नज़रों में अभी भी आया है, एंड दैट्स गॉडफ्रे फिलिप्स। प्लीज़ दिखाइएगा, और इसका एक आउटलुक लेते हैं मानस से। क्यों? गॉडफ्रे फिलिप्स का ऑल टाइम हाई है, याद रखिएगा, करीब 8 दिसंबर 2015 का, वो था करीब 1654। फिर इसका एक सब्सिक्वेंट 17 Feb 20 को बना हाई 1480। फिर इसका एक थर्ड हाई बना 30 दिसंबर 2021 को 1401 का, और आज का हाई यानी मानस अप्रॉक्सीमेटली 7 साल की जो फॉलिंग चैनल है वो अपना हाई बाइसेक्ट कर रही है। माना इस चार्ट को देखकर आपको क्या लगा? 1320 का प्राइस है, शुक्रवार 7 अक्टूबर को। आपका बिलीव क्या कहता है इस पे, कहां तक जा सकता है स्टॉक? तो देखिए एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है, और मेरा समझना है कि जो अपर बैंड है उसके बहुत करीब है। अक्टूबर 2021 के हाई से अगर आप ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे तो वो उस ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करता है, और नीचे की तरफ जितने सपोर्ट्स हैं इस ड्यूरेशन में, तो वो कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनता है। मेरा समझना है पैटर्न को देख के ये कॉन्फिडेंस आता है कि शायद ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे
पोजिशनल बेसिस पे तो वो काफी बड़े आते हैं। 1750 रुपए तक के टारगेट्स आते हैं। 400 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। देखिए ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए मैं एडवाइस नहीं करता, लेकिन अगर आप निवेश कर सकते हैं और थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं और 1140 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको 1750 1800 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। ये मझगांव डॉक की बात हुई है तो एक थोड़ा सा इसकी मैं एक हल्की सी एक हिस्ट्री बता देता हूँ। ये इसका जब आईपीओ आया था एकदम बॉटम का मार्केट का भाव था, वो एकदम पोस्ट कोविड के टाइम की बात है हर्षिता। अक्टूबर 2020 में इसका आईपीओ आया था, 145 रुपए इसका भाव था तब, और 145 रुपए वाले आईपीओ में और मेरे ख्याल से बहुत कुछ ज़्यादा इसका उस समय इतना ज़्यादा उसमें शायद सब्सक्रिप्शन में शायद इतना उसमें वो यूफोरिया नहीं था, लेकिन 145 वाला अब 645 रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें अभी भी फ्लोट नहीं है, 85% तो गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसमें, और बाकी 15% में भी 2% एफपीआईज हैं, बाकी थोड़े एक दो इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये लिया था, लेकिन उनका नाम नहीं आया था क्योंकि मेरे ख्याल से 1% से ऊपर शायद वो नहीं ले पाए थे, तो इसलिए उनका नाम नहीं आया था। एक इसकी वैल्यूएशन देखिए आप जरा, तो पिछले साल इसने रेवेन्यू किया था करीब 5700 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और इस साल का जो पहला क्वार्टर है उसमें इसने रेवेन्यू किया था 2200 करोड़ का। तो एनुअलाइज करें तो काफ़ी मतलब अच्छी ग्रोथ दिखाने की ये क्षमता रखता है। पिछले साल इसने ईपीएस किया था 30 रुपए, और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में ईपीएस किया था इसने करीब 10 रुपए। तो अगर एनुअलाइज करें तो 40 रुपए के ईपीएस के हिसाब से 16 टाइम्स शेयर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप सेल्स के हिसाब से देखें इसको और उसको मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो कोई बहुत महंगा नहीं है ये। मार्केट कैप अभी भी इसका फुल मार्केट कैप करीब 13,000 करोड़ ही है। तो उस लिहाज से मतलब इससे कई गुना महंगे शेयर्स मैंने देखे हैं मार्केट में जो इस स्पेस में ट्रेड करते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से ये शायद ये एक रीज़न है कि एकदम से इस मार्केट ने इतनी बड़ी बैठ ली है। पिछले 3 महीने का चार्ट देखिए, ये मेरे ख्याल से और यही होता है क्योंकि हम नॉर्मली बात सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स की करते हैं ना, ये वहीं वापस वही थीम आ जाती है कि अच्छे स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो अच्छा पैसा बन के देगा। 3 महीने में 150% रिटर्न्स, जबरदस्त। जी हाँ, शानदार ये ट्रेड रहा है। आखिरी 2.5 मिनट में उतर रहे हैं, लेकिन मझगांव डॉक पर मानस कोई ट्रेड क्या आप एंटिसिपेट कर सकते हैं चार्ट को देखकर कि अगला पड़ाव क्या रहेगा? हर रोज इसकी बात होती है, हर रोज न्यू ब्लू स्काई टेरिटरी में घूमता है, न्यू हाइस पर रहता है। बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक नहीं लिया है तो मेरे हिसाब से तो बस आप मिस कर चुके हैं, और मेरे लगता नहीं है कि सीएनबीसी आवाज के दर्शकों ने मिस किया होगा, क्योंकि पिछले 7 दिनों में मेरे को अच्छे से याद है आपने ही काफी बार स्टॉक को हाईलाइट किया और पैटर्न बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं। और अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, मेरा तो समझना है कि अभी भी आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करते रहिए धीमे धीमे, और जो रैली है उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके 615 का कर ले। मेरा समझना है आज के पैटर्न को देख के कि शायद 675 696 ये 2 स्तर है जहां पर स्टॉक जा सकता है। 45 का इशू प्राइस का ये स्टॉक किसने सोचा था कि अब 700 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हाँ काफी तगड़ा शेयर रहा है ये। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, नेवी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। 3 फ्रिगेट्स इन्होंने हाल ही में डिलीवर करके दी है, और भी डिलीवरी आएगी। इसकी बहुत लंबी चर्चा हम कर सकते हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। डिफेंस वाली कंपनियों पर मेरी नजर वैसे भी रहती है। चलिए अब मार्केट पर आते हैं, और मार्केट में भी आज देखिए क्या मूव देखने को मिला है। डिप्स आए, हम 17,216 तक भी फिसले, लेकिन वहां से चाल इसने सुधारी अपनी, और 17,315 के आसपास, हालांकि 17,337 था डे का हाई, उसको कुछ ही देर पहले छुआ, वहां पर नहीं टिक रहे, लेकिन निचले लेवल से 100 पॉइंट ऊपर जरूर आया है निफ्टी। ये सराहनीय। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा है 39,000 के नीचे दरअसल ट्रेड काफी समय के लिए किया, लेकिन डे लो से एक बहुत तगड़ी रिकवरी। आज इंट्राडे में तो 400 पॉइंट के नुकसान पर हम बैठे थे, और इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो 90 अंकों की गिरावट पर ही जाकर मार्केट टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली के ग्रिप में आता हुआ, क्योंकि अगले हफ्ते टेक्नोलॉजी कंपनियों के नतीजे आएंगे, उससे पहले कुछ पोजीशंस रोल बैक की जा रही है या फिर कूल ऑफ जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज के दिन आप देखिएगा मेटल से ज्यादा सहारा नहीं, ऑटो में चुनिंदा काउंटर्स देखने को मिले थे। बैंकिंग काउंटर्स में हालांकि निचले लेवल से एक अच्छा खासा रिवर्सल आया अभी भी आपको, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देगा। तो सेक्टोरली अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढने जाए कि मार्केट को किसी सेक्टर ने आके सपोर्ट किया है, वैसा नहीं है। और कहां पर सपोर्ट मिला है वो आपको दिखाई देगा दरअसल एडवांस डिक्लाइन रेशियो में, क्योंकि कई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स थे, इसीलिए हमने देखा बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आज जहां पर पूरा दिन मार्केट प्रेशर में था, ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं अब हीट मैप, जो दिखाएगा कि किन
स्टॉक्स में क्या कुछ ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। आज का स्टार परफॉर्मर टाइटन रहा है, 5% के गेन्स, बहुत ही तगड़ा Q2 अपडेट, इसने अपने फेवर में ट्रेड कमाया। पावर ग्रिड एनटीपीसी, ये लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड वाले तेजी वाले काउंटर्स रहे, 1.5% का इजाफा इसमें बनता दिखाई दिया। सीमेंट कंपनियों की हम बात कर रहे थे, ग्रासिम 1.25% ऊपर जाकर टिका है। ओएनजीसी में खरीदारी आई, निचले स्तरों से मार्केट को जो सपोर्ट किया है, इंडसइंड बैंक का एक बड़ी भूमिका रही है। आज 1212 के आसपास ट्रेड जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। फिर हमने देखा कोटक महिंद्रा बैंक, ये हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन तेजी आई, पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज, और एक्सिस भी करीब 750 के आसपास टिकता हुआ दिखाई दिया। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफा वसूली थी, लेकिन डे लो से यहाँ पर रिकवरी जरूर देखने को मिली है। क्या नहीं चला आज, और या फिर कहां पर दबाव देखने को मिला है? तो टाटा कंज्यूमर में करेक्शन था करीब 1.5% का। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कमजोर रुपी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ओवरऑल कच्चे तेल के जो हाल है, स्थिति थोड़ी सी नरम पड़ती हुई। तो एचपीबीपी, आईओसी सब नरम। एमएनएम में कुछ मुनाफा वसूली, आज टीसीएस में कुछ मुनाफा वसूली, और मेटल्स में जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स थे जहां पर हल्की हल्की नरमी देखने को मिली। तो ये फिलहाल आपके लिए क्लोज आता हुआ 17,316 पर जाकर टिका है। दरअसल निफ्टी, अगर हम चाहें तो वीकली गेनर स्क्रीन पर लेकर आ सकते हैं, जहां पर कई ऐसे स्टॉक्स थे जो वीकली बेसिस पर आउट परफॉर्म कर रहे थे और कुछ स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। आउट परफॉर्मेंस की तरफ ऑफकोर्स मजगांव जैसे काउंटर्स हैं, कोची जैसे काउंटर्स हैं, मिश्र धातु जैसे काउंटर्स हैं, जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी दरअसल हरकत देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर, कोल इंडिया इस हफ्ते 8% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 5% ऊपर, हिंडाल्को में भी हमने देखा करीब 5% का इजाफा, ओएनजीसी 5% के गेन्स पर जाकर टिका है। ये इस हफ्ते के गेनर्स है, भले ही इनमें आज फ्राइडे आते आते कुछ मुनाफा वसूली आई हो, लेकिन जो नहीं चले, जहां पर प्रेशर था, आयशा, अदानी एंटरप्राइजेज, एचयूएल और टाटा कंज्यूमर। इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर में आज ज्यादा दबाव देखने को मिला है, करीब 1.5 से 2% की गिरावट आज की आज ही रही है। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जहां पर प्रेशर देखा गया। मिड कैप में ड्रेजिंग, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और ड्रेजिंग में आज जो 18% का मूव आया ना, इसमें 25 गुना वॉल्यूम पर दरअसल ये ट्रेड हुआ है, तो वहां पर कुछ बड़ा पक रहा है। 346 पर ये टिकता हुआ। एप्टेक, डेल्टा कॉप, अगले हफ्ते नतीजे आएंगे तो एक्शन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कुछ इनके हाथ में ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए थे, उसका फायदा भी स्टॉक को इस हफ्ते मिला। गोदरेज कंज्यूमर, क्योंकि Q2 अपडेट बेहद खराब, तो स्टॉक पिटा है, कल से ही टूटना शुरू हुआ, यहाँ पर आज भी दबाव देखने को मिला। जेएम फाइनेंशियल और डाबर का भी दरअसल Q2 अपडेट थोड़ा सा नरम ही दिखाई दे रहा है, ग्रामीण इलाकों से पिकअप नहीं है। स्टॉक आज 5.5%, इनफैक्ट इस हफ्ते 5.5% नीचे जाकर टिका है। चलिए लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक। ये थी इस हफ्ते मार्केट की चाल, लेकिन आगे आपको बताएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का सिलसिला आज इस हफ्ते कैसा उभर कर आया है, कौन बना है विजेता, उसका जायजा आगे।